हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, द जर्नी ऑफ थाउजेंड माइल्स बिगिंस विद वन स्टेप। इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में वो वन स्टेप हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं जहां पे हम लोग एंटर करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 के सिलेबस में। एंड यहाँ पे यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन मैं अभी करने वाला हूँ। What is prescribed by the university, in what order we supposed to study it, so that it will be easy for understanding that particular unit. So let's move into detailings about what has been prescribed by university. इस यूनिट को नाम दिया गया है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम प्लानिंग एंड सी प्रोग्राम। ऑब्वियसली सी प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन एज वेल एज वेरी जेन्युइन पार्ट दैट इज डेटा डिक्लेरेशन इज बीइंग कवर्ड इनटू दिस, एंड द एंटायर डिस्कशन बिगिंस विद द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सी एज वेल एज इसमें प्रोग्राम प्लानिंग कैसे करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजाइन से लेके टेस्टिंग तक, ये डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स सी लाइक इन व्हाट ऑर्डर आई विल बी कवरिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो विल बी स्टार्टिंग विद not only the history of C but we'll be starting with the history of entire programming languages. तो ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लाइफ में क्यों आए हैं, व्हाट आर देयर फंडामेंटल इश्यूज, एंड देन यू विल बी जेन्युइनली एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू टू गो विद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड बिलीव मी, ये सब्जेक्ट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल एज अ प्रीरिक्विजिट इन योर एंटायर जर्नी ऑफ लर्निंग ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो ये हम लोग शुरू करेंगे वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड यहाँ पे आएगा अपना पहला सी प्रोग्राम, जहां पे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के ऊपर फोकस नहीं होगा पर प्रोग्राम का लाइफ साइकिल के बारे में फोकस होगा। So how these programs can be written, what are the different IDs can be used, in what way we need to go on processing onto it so that it can go for execution. ये उसके लाइफ साइकिल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट टू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्निंग द टर्मिनोलॉजी, लर्निंग द वोकैबुलरी ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड ये कवर करने वाले हैं। प्रोबेबली यू मे फील दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज समवॉट थ्योरेटिकल टॉपिक, बट बहुत जेन्युइनली नीडेड टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद वाले सारे यूनिट्स में इसमें जो वोकैबुलरी कवर करेंगे उसी को यूज किया है। सो विल बी लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट टू दैट विल बी गोइंग इन टाइप्स ऑफ डेटा इन सी प्रोग्रामिंग। तो ये डिस्कस करते हैं कि क्यों यहाँ पे यूनिट 1 में ही डेटा डिक्लेरेशन के बारे में हम लोगों को सोचना है, because program is a set of instructions plus data. So entire data declaration in C, we generally go in the beginning and then we go on writing certain instructions, those can operate on that data. So सबसे important aspect जो प्रोग्रामिंग का है data declaration, that has been entirely covered in this. So सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे what are the different data types in C programming, followed by data declarations, and उनको करने के लिए, डेटा को यूज करने के लिए the concept of variable is used in programming, तो वो क्या चीज है, यहाँ पे वो डिस्कशन होगा। Next to that, we'll be moving into the range of different data types that are supported by C program. Next to that, वेरिएबल का लाइफ साइकिल, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे एंड उसको प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे। ये टॉपिक होने के बाद वी विल बी इन द पोजीशन टू गो फॉर राइटिंग सम प्रोग्राम्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड इन दिस थ्योरेटिकल पार्ट। And in that case, we'll be writing a small program to understand what is data declaration is, what are the different types of data available, as well as how to deal with variables. Next to that, we'll be looking into सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पे किसी प्रोग्राम को डेवलप करना है, सो इट्स नॉट अ प्रोसेस लाइक पुल द कीबोर्ड एंड स्टार्ट डूइंग द प्रोग्राम, ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, दैट प्रोसेस विल बी डिस्कसिंग, एंड वहां पे कोडिंग करने से पहले वी नीड टू डिजाइन द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, एंड वो डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। एंड बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजीज वी विल बी डेवलपिंग सम कोड इन दिस यूनिट ओनली, जहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दोज आर कवर्ड इनटू दिस। नेक्स्ट टू दैट विल बी मूविंग इनटू मोर अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो यहाँ पे पता चले, मोर अबाउट वेरिएबल्स, तो वेरिएबल कौन कौन से स्टोरेज क्लासेस को यूज करता है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, उसका लाइफ साइकिल कैसे डिफाइन होता है, दैट ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड अंडर मोर अबाउट वेरिएबल्स फॉर स्टोरेज क्लासेस। एंड वन मोर टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर अबाउट वेरिएबल्स ओनली, जहाँ पे कांस्टेंट वोलेटाइल कीवर्ड जो वेरिएबल्स के साथ यूज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सबसे एंड में इस यूनिट के लिए केस स्टडी दिया हुआ है, हाउ टू गो ऑन कंपाइलेशन, हाउ टू गो ऑन लिंकिंग ऑफ द कोड, वो तो हम लोग लाइफ साइकिल में कवर करेंगे। एंड बाकी बचा हुआ डिस्कशन अबाउट टेस्टिंग ऑफ द कोड एंड डिबगिंग इन केस इफ योर कोड हैज गॉट लॉजिकल एरर्स इनटू इट। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, जहां पे यू कुड गेट टू नो कि अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो रहा है बट इट इज नॉट गिविंग अस प्रॉपर आउटपुट्स, तो उस केस में डिबगिंग इज द ओनली ऑप्शन टू चेक आउट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इनटू द कोड। तो वो इस केस स्टडी में हम लोग देखने वाले हैं। सो दिस इज द स्कोप ऑफ यूनिट 1 एंड आई होप कि यू विल डेफिनेटली एंजॉय द स्टडी ऑफ दिस यूनिट 1 अलोंग विद मी। यूनिवर्सिटी ने कुछ असाइनमेंट प्रिस्क्राइब किए हैं, but definitely those are not sufficient, those are just you can say like representative of the entire 5 units, but definitely we can't stick to those 10 assignments only, वो तो हमको करनी है। उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्रामिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे so that we can get a gist of detailings of each and every concept of this particular programming language. Today's topic of discussion, which is a very important and most awaited topic, कि कब हम लोग अपना पहला C program लिखने जा रहे हैं, and we are going to discuss our first C program, and इसके through what we are going to do is
वी आर गोइंग टू राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट सक्सेस इज ऑलवेज ऑन द कंसोल। Always feel why to print hello world, right? ऐसा कुछ प्रिंट करते हैं जो अपने आप को मोटिवेट करे। So let's go on printing success is always on the console. Console means मॉनिटर के ऊपर इस चीज को हम लोगों को प्रिंट करना है। बट इस कोड के थ्रू हम लोग एक बहुत बढ़िया चीज को जानने की कोशिश करेंगे, एंड दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ आवर सी प्रोग्राम एज वेल एज द बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्राम। प्लीज ट्राई टू सी टुवर्ड्स दिस कोड एज वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि सी प्रोग्रामिंग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके लाइफ साइकिल के क्या क्या स्टेजेस है। आई एम नॉट गोइंग टू डाइव डीप इनटू एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी लाइन एट दिस मोमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन दिस फर्स्ट सी प्रोग्राम। मेरा पूरा का पूरा फोकस होगा ऑन लाइफ साइकिल एक्सप्लेनेशंस एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग सम सिंपलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू राइट द कोड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट द कोड। दैट्स इट। कोड के किसी भी लाइन के डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, राइट? सो लेट्स गो इनटू द discussion about how to write our first C programs to print success is always on the console. Now, while working on this code, we are going to use some IDEs, Integrated Development Environment. ये वर्ड का डिस्कशन हम लोग इसी सेशन में करने वाले हैं, एंड सी प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग दो फेमस आईडीज को यूज करने वाले हैं। पहले दो तीन प्रोग्राम हम लोग बेसिक आईडी के साथ चलेंगे, एंड दैट इज टर्बो सी आईडी, एंड उसके बाद सारे के सारा प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे एक बहुत ही बढ़िया वर्सेटाइल आईडी के साथ जिसका नाम है VS कोड। So let's do some of the beginning or initial things on Turbo C. ID क्या चीज है, मैं इसका डिस्कशन ये लाइफ साइकिल एक्सप्लेनेशन करने के बाद देने वाला हूँ, राइट? ओके। और इस कोर्स में दो वीडियोस भी आपको मिलेंगे जिसके थ्रू यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली इंस्टॉल बोथ द आईडीज onto your machine, right? So don't worry about how I reach to this particular place, right? Okay, right now I'm onto my C drive. C drive के अंदर Turbo C3 नाम का एक फोल्डर है, एंड उसके अंदर bin नाम का एक फोल्डर है। And to enter into this IDE जहां पे मैं अपने प्रोग्राम लिखने जा रहा हूं, I'll be typing Turbo C, that is TC onto it, right? जैसे मैंने TC टाइप कर दिया, मैं इस Turbo C सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुका हूं, राइट? डिफरेंट यहाँ पे मेनूज आपको दिखेंगे, प्लीज ऑब्जर्व। फाइल है, एडिट है, सर्च, रन, कंपाइल, डीबग, प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प। जैसे जैसे वर्क करेंगे आई विल बी एबल टू गिव यू डिटेलिंग्स अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस, राइट? सो यहाँ पे आते हैं, एंड अपना पहला सी प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों को प्रेस करना पड़ेगा न्यू। बट बिफोर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं डिलीट ए नाम के, और लेट अस गिव द नेम टू आवर प्रोग्राम एज सक्सेस, सक्सेस नाम के सारे फाइल्स, राइट? तो मैंने कमांड दिया है del और डिलीशन सक्सेस डॉट स्टार, एंड स्टार इंडिकेट्स ऑल पॉसिबिलिटी। सो सक्सेस नाम के सारे फाइल्स को डिलीट कर दो, राइट? ओके, सो इट इज नॉट एबल टू गेट एनी फाइल इनसाइड दिस, सो इट सेज अनेबल टू डिलीट सक्सेस डॉट स्टार, राइट? ओके, dir सक्सेस डॉट स्टार को देखते हैं, एंड प्लीज सी यहाँ पे उसने दिखाया है कि फाइल सक्सेस डॉट स्टार नॉट फाउंड, मतलब मेरे मशीन के अंदर अभी सक्सेस नाम का कोई भी फाइल नहीं है, जो फाइल हम लोग अभी क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट? सो लेट्स कम बैक इनटू द टर्बो सी। यहाँ पे करेंगे फाइल के अंदर न्यू ऑप्शन पे क्लिक, एंड यहाँ पे विल गो ऑन राइटिंग द कोड। डोंट वरी अबाउट दिस कोड लाइंस एट दिस मोमेंट। अपना पूरा का पूरा फोकस है कि ये प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, ना कि ये लाइन में क्यों लिखने जा रहा हूँ, राइट? ओके, सो ऑब्जर्व दिस। यहाँ पे करेंगे पहला लाइन इज इंक्लूड stdio.h, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h, एंड यहाँ पे करेंगे void main, यहाँ पे लिखूंगा printf, एंड डबल कोट्स के अंदर आई विल बी पुटिंग, लेट मी हाईलाइट दिस सो दैट इट इज विजिबल इन मोर प्रॉपर वे, राइट? सो डबल कोट्स में लिखा सक्सेस इज ऑलवेज, राइट? ओके, डबल कोट्स को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसके बाद डाल दिया सेमीकोलन। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू वन न्यूमन बाबा सेज दैट बिफोर once you write a code, before execution of this you're supposed to save it in memory. So programmer का job is to save the program in memory, वही करने जा रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए, सेव करेंगे इस प्रोग्राम को with the name as success.c, राइट? यहाँ पे देखो success.c नाम से मेरा प्रोग्राम सेव हो चुका है। डॉट के बाद जो आएगा दैट इज एक्सटेंशन, और सी प्रोग्रामिंग वी यूज C, और C++ we use CPP, for Python we use PY, और Java we use JAVA, that is Java, and this extension tells you like what type of file it is, right? So let's see, अभी ये success.c फाइल अपने मशीन में है, चेक करते हैं। यहाँ पे आते हैं वापस कंसोल के ऊपर, दिस इज माय कंसोल, राइट? सो यहाँ पे पहले तो dir के थ्रू success.star में सक्सेस नाम का कोई फाइल मिला नहीं था, अभी चेक करते हैं dir success.star, राइट? यहाँ पे सक्सेस नाम का फाइल आ चुका है, .c इज द एक्सटेंशन, तो ये फाइल अभी क्रिएट हो चुका है। लेट अस गिव अ ट्राई फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फाइल। सो मैं यहाँ पे success.c का कमांड दे रहा हूं, एंड माय कंप्यूटर गिव्स मी द आंसर एज इल्लीगल कमांड success.c। ये क्यों हो रहा है? इसके रूट्स आपने पिछले सेशंस में है, जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड ओनली zeros and ones। तो ये डायरेक्टली सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, बिकॉज द सी प्रोग्राम इज रिटन इन द लैंग्वेज व्हिच इज नॉट अंडरस्टूड बाय मशीन। मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली zeros and ones। सो अगर आपको वो टेबल याद आ रहा है तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू चेक आउट द रीजन फॉर दिस, ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, बिकॉज इसके ऊपर एक प्रोसेस होगा तो ये zeros and ones में कन्वर्ट होगा, राइट? सो दैट प्रोसेस इज व्हाट कंपाइलेशन प्रोसेस। सो टर्बो सी के अंदर आते हैं, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे देखो कंपाइल करके एक मेनू है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे,
compiling the program, and compiler is happy because there are no warnings and no errors, right? So let us see like what are the changes that is done after the compilation. So एक बार वापस मैं डायरेक्टरी देखने वाला हूं success.star का, सक्सेस नाम के कितने फाइल्स हैं, एंड यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि पहले एक ही फाइल था success.c जो रन नहीं हो रहा था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कंपाइलेशन किया, कंपाइलेशन के बाद और एक फाइल जुड़ चुका है दैट इज success.obj. सो अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं व्हाट इज द job that is done by compiler for you, so compiler has converted my .c file into .obj file जहां पे zeros and ones है. तो let us give a try कि ये obj फाइल अपना रन हो रहा है या नहीं. success.obj, what do you think, whether will it run or not? Some of you may think that ये अभी zeros and ones में कन्वर्ट हो रहा है तो ये रन होना चाहिए. Let us check it through the machine. And obj के लिए भी मशीन is saying that it's a illegal command success.obj, क्योंकि इस फाइल के अंदर printf नाम का एक फंक्शन आपने यूज किया है जिसका zeros and ones आपके कोड के zeros and ones के साथ लिंक होना बाकी है. सो और एक प्रोसेस इसके ऊपर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से. एंड नाउ आई एम गोइंग इनटू द सेम मेनू दैट इज कंपाइल. यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको लिंक, सो लिंक करेंगे एंड यहाँ पे लिंकिंग प्रोसेस इज सक्सेसफुल विद 0 वार्निंग्स एंड 0 एरर्स, राइट? सो लेट अस चेक आउट कि लिंकर ने अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया है क्या. सो आई गो विद dir success.start एंड यहाँ पे आफ्टर कंपाइलेशन आई वाज हैविंग टू फाइल्स .c .obj. आफ्टर द लिंकिंग अपने पास कितने फाइल्स बने देखो, .c तो पहले से ही था, कंपाइलेशन के बाद .obj, अभी लिंकिंग के बाद आ चुका है .exe. एंड अभी चेक करते हैं ये लिंकिंग के बाद am I be able to execute my code. सो यहाँ पे कमांड दिया है success.exe एंड एंटर करते हैं एंड आवर प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एंड इट इज प्रिंटिंग सक्सेस इज ऑलवेज. सो बहुत सिंपल प्रोसेस है. मैंने कोड लिखा पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था बिकॉज दैट वाज इन .c फॉर्मेट, सी लैंग्वेज में था. फिर हम लोगों ने उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद बना obj, वो भी रन नहीं हो रहा था बिकॉज कुछ मॉड्यूल्स लिंक होने बाकी थे. सो हम लोगों ने लिंकर के हेल्प से उसको कन्वर्ट कर दिया exe में एंड माय exe प्रोग्राम इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, राइट? सो .c source file which consists of C program, .obj its object file which consists of zeros and ones, and exe which is a executable file. So executable file को execute किया तो it is getting executed. So इतने सारे processes हम लोगों को करने पड़े to execute our simple C program, right? So यहाँ पे आते हैं, let us see like what is the process that is being done. And यहाँ पे if you observe it very closely, so हम लोगों ने कोड लिखा था let us say success.c, right? ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, सो उसके ऊपर एक प्रोसेस हुआ एंड दैट प्रोसेस इज compilation process. So compiler plays its role and compiler converts our program from .c into the .obj. So और एक फाइल जनरेट हुआ that is success.obj, right? But this file was also not getting executed. So यहाँ पे और एक प्रोसेस किया हम लोगों ने and that process is done by linking. So linker यहाँ पे पिक्चर में आया and I'm able to see one more file that is success.exe, right? So all my three files, ये पूरे के पूरे तीनों फाइल्स अपने सी ड्राइव में थे. टर्बो C3 नाम के डायरेक्टरी के अंदर और एक डायरेक्टरी था बिन करके उसके अंदर. दैट मींस ऑल द फाइल्स वेयर ऑन हार्ड डिस्क ड्राइव. तो जैसे मैंने success.exe कमांड देखे उसके बाद एंटर की को हिट किया तो माय फाइल वाज टेकन फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ये फाइल लोड हुआ एक मेमोरी में, जिस मेमोरी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और रैम ऑफ द मशीन, राइट? सो ये प्रोग्राम यहां से आया रैम में एंड फिर यहाँ पे था मास्टर and that master is microprocessor which has executed our code with the help of fetch, decode and execute. ये देखो प्रोसेस, द लाइफ साइकिल ऑफ अ सी प्रोग्राम. एंड यहाँ पे ये कंफर्म कर पाएंगे कि .c फाइल इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड, सो वी नीड कंपाइलेशन. इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू .obj का लिंकिंग किया, लिंकिंग के बाद मिला .exe को रैम में लोड करके प्रोसेसर के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवा लिया, राइट? एंड यहाँ पे जो चीज इसको हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम में लोड करवा रहा है उस एंटिटी को कहेंगे लोडर. आई डू एग्री, इनिशियल स्टेज है, अपना पहला ही प्रोग्राम है. ये टर्मिनोलॉजी यू में फील की बहुत हेवी है, नहीं, पर इसके साथ ही हम लोगों को आगे बढ़ना है बिकॉज हर सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के लिए आपको ये चाहिए ही, ये आपके कंपेनियन बन के रहने वाले हैं, दैट इज कंपाइलर, लिंकर एज वेल एज लोडर. एंड यहाँ पे कंपाइलर, लिंकर एंड लोडर इन तीनों सॉफ्टवेयर्स ने, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ने आपको हेल्प किया टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम ऑन टू योर मशीन्स. एग्जीक्यूशन करने वाला माइक्रो प्रोसेसर ही है, पर उसको ये फाइल चाहिए था जीरोस एंड वंस में, जो काम कंपाइलर ने किया, डिफरेंट मॉड्यूल को लिंक करने का काम लिंकर ने किया एंड लोडर ने उसको प्रोग्राम दे दिया रैम में एंड फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है. कितना बढ़िया कनेक्ट है देखो पहले ही सी प्रोग्राम के लाइफ साइकिल के थ्रू विद वन ह्यूमन आर्किटेक्चर. सो वन ह्यूमन बाबा सेज दैट प्रोग्रामर हैज टू सेव हिज प्रोग्राम इनटू मेमोरी, right? And this is memory and processor has to perform fetch, decode and execute. A clear cut understanding as well as proof of one human architecture. So यहाँ पे this is going to work as a life cycle through which my C program goes. अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो अपना success.c था ये था अपना सोर्स कोड.
इसके अंदर थे अपने ऑब्जेक्ट्स कोड्स, सो आई कैन से लाइक दिस इज माय ऑब्जेक्ट कोड एंड दिस इज माय executable code, and all these three files are staying on secondary storage, and for execution only executable file comes in the RAM and it is executed by microprocessor. Once its execution is finished, it is discarded from RAM. ये है लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम. नाउ अगर ये चीज को हम लोग अच्छी तरीके से देख पाए तो वी कुड बी एबल टू सी दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू व्हिच अपना सी प्रोग्राम इज मूविंग ऑन. आई होप कि ये बहुत क्लियर है एंड इसके थ्रू यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड so many things about the executions of C program. So what we'll do is, let me tell you the meaning of IDE now. IDE क्या चीज है उसको देखते हैं. I'll come back to this, right? So Turbo C में चलते हैं. This is my software, right? So इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही what we have done, please observe. हम लोगों ने अपना कोड को एडिट किया, हम लोगों ने अपना कोड को लिखा. So प्रोग्राम को लिखने का फैसिलिटी, उसको सेव करने का फैसिलिटी, एवरीथिंग इज गिवन बाय दिस सॉफ्टवेयर टू मी. एज वेल एज इसी सॉफ्टवेयर से हम लोगों ने प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम को लिंक किया, प्रोग्राम को यही से हम लोग रन कर सकते हैं, राइट? अगर प्रोग्राम में कुछ लॉजिकल एरर्स है तो यहां से उसको डीबग कर सकते हैं, अलग अलग यहां से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस वी कैन गो फॉर. विंडो के हेल्प से अलग अलग विंडो या डीबगिंग के ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया आल्सो प्रोवाइड्स यू हेल्प ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम्स एंड इतने सारे फैसिलिटीज, प्रोग्राम को लिखना, कंपाइल करना, लिंक करना, एग्जीक्यूट करना, डीबग करना, ये पूरे इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लोगों को दे रहा है एक ही सॉफ्टवेयर. एंड इसीलिए इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट. थोड़ा आईडी का अगर डेफिनेशन करें तो थोड़ा उल्टा चलते, रिवर्स चलते हैं. द एनवायरमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंटीग्रेटेड फॉर्म. आई रिपीट, एनवायरमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इन इंटीग्रेटेड फॉर्म, दैट एनवायरमेंट और दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज आईडीई. ये तो एक बेसिक आईडी है टर्बो सी, जो पुराने जमाने में डॉस बेस का आईडी है, बट अभी के लिए हम लोग काम करेंगे VS कोड नाम के आईडीज में. लैब सेशंस में ये सारा कुछ बता दूंगा, कैसे VS कोड को यूज करना है, कैसे इसको भी यूज करना है, राइट? सो इसके थ्रू व्हाट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर सेशन. सो यहाँ पे है एंड आई एम एबल टू सी लाइक हम लोगों ने अपना पहला कोड तो एग्जीक्यूट कर लिया, राइट? उसके थ्रू उसका लाइफ साइकिल देखा, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन सॉफ्टवेयर दैट प्लेज इट्स रोल, वो देखा, एंड बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्राम यहाँ पे हम लोगों को पता चला, राइट? सो आर यू बी एबल टू टैकल दिस थ्री क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी एसेंशियल इन योर वाइवा एज वेल एज समटाइम्स इफ यू आर अपीयरिंग फॉर सी प्रोग्रामिंग इंटरव्यू. ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा मायने रखेंगे. सो आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये चीज पता चला है. दिस इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच गिव्स यू अ फैसिलिटी ऑफ राइटिंग योर कोड्स, एग्जीक्यूटिंग योर कोड्स, डिबगिंग योर कोड्स एंड ऑल द थिंग्स, राइट? रोल ऑफ कंपाइलर पता चला, लिंकर पता चला, लोडर पता चला, एंड वहां से हम लोगों को बहुत बढ़िया कनेक्ट हुआ विद वन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड वी अंडरस्टूड लाइफ ऑफ सी प्रोग्राम. सो इस वीडियो में very interesting topic, and the topic is programming language fundamentals. This is the most theoretical topic of this entire course. एंड आपके लाइफ में आप जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करोगे, सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ये फंडामेंटल्स काम करेंगे. तो इस सेशन में 8 बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजीज को टच करने वाले हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स. तो as we are moving into the programming language world, let us try to correlate it with the real life terminologies so that you could be able to identify some technical terms within the programming language. तो यहाँ पे थोड़ा सा comparative analysis हम लोग करने वाले हैं. So I'll be taking you into the detailings about communication language and यहाँ पे रखते हैं programming language. If we are looking into this aspect in a very close way, we could be able to identify that ये word तो common है. And communication language we are using for communicating among ourselves, and programming language we are using for communicating with computer system, as we cannot communicate with the computer system more fluently with zeros and ones that we have already discussed. तो पहले communication language का fundamental के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. So everybody who is watching this particular section must be familiar with the mother tongue. राष्ट्रभाषा के साथ आप familiar हो, international language that is English के साथ आप familiar हो. तो आपका ये जो language का learning का journey था, वो कैसे था, कहाँ से शुरू हुआ था? So probably you may say that we all started learning English from this A. That is, you might be saying that we have started this journey with alphabets. But let me tell you that ये अल्फाबेट आपके लिए अल्फाबेट तब तक नहीं था जब तक आपके टीचर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको बताया नहीं कि डियर दिस इज ए. For example, let me give you a simple example. If I draw this particular character and if you don't know what this is, then definitely ये आपके लिए सिर्फ एक symbolic notation है. So this is a A of Japanese, by the way. तो अब अभी अगर मैंने बताया आपको this is the A of Japanese, then you could get to know that this is working as one of the scripting character within Japanese language. So I mean to say that ये अल्फाबेट बनने से पहले ये कुछ ना कुछ symbolic notations थे.
So some symbols are chosen for scripting of the language and those symbols becomes what? Alphabets, right? So alphabets को group करने लगे आप next standard में, तो आपके लिए आए words. वर्ड्स को आप ग्रुप करने लगे तो आपने बनाए सेंटेंस, एंड सेंटेंस को बनाते टाइम यू लैंडेड इनटू द वन मोर क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, एंड जहां पे आपने ग्रामर पढ़ना शुरू किया, राइट? ओके, एंड सेंटेंस को जोड़ जोड़ के आपने बनाया पैराग्राफ, एंड देन सम मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट केम इनटू द पिक्चर. तो आपके लैंग्वेज का जर्नी ये था. इट स्टार्ट्स विद सम सिंबॉलिक नोटेशंस व्हिच आर कंसीडर्ड एज एन अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंस एंड देन पैराग्राफ्स. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं. अगर कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ये स्टेजेस है तो वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या स्टेजेस होने चाहिए, राइट? सो नाउ वन मोर एस्पेक्ट, अगर आप इसको कह रहे हो दिस इज एन अल्फाबेट, राइट? ओके, बट अगर if you are familiar with Marathi or Hindi, are you calling this particular entity as alphabet? No. So in Marathi we call it as Mudakshara. In Hindi we call it as Varnamala. So what I wanted to show, what I wanted to highlight on is, जैसे लैंग्वेज बदलेगा उसका टर्मिनोलॉजी चेंज होने वाला है. इंग्लिश है तो इसको कह रहे हैं अल्फाबेट, मराठी है तो इसको कह रहे हैं मुड़ाक्षर या बाराखड़ी, हिंदी है तो इसको कह रहे हैं वर्णमाला, जापानीज है तो इसको कह रहे हैं हिरागाना. So I hope you are understanding this. जैसे लैंग्वेज बदलेगा नॉमेनक्लेचर बदलता जाएगा, उसके नेमिंग टर्मिनोलॉजीज बदलते जाएंगे. वैसे ही जब मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्क्रिप्ट करना है, मुझे राइट करना है प्रोग्राम को, तो आई विल बी यूजिंग द कीबोर्ड, एंड फिर कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स है दोस वी आर यूजिंग फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, राइट? सो इन दैट केस यहाँ के अल्फाबेट, यहाँ का वर्णमाला उधर जाके बन चुका है कैरेक्टर सेट. So the first terminology that we would like to highlight in programming language fundamental is character set. So जो characters यूज हो रहे हैं उस लैंग्वेज के स्क्रिप्टिंग के लिए we call that as character set. And for C programming, for C++ programming, for Python programming, for Java programming, the character set used for scripting is known as ASCII character set. आई होप कि आपने ये सुना होगा, बट सुना भी नहीं होगा तो आगे जाके जब कैरेक्टर्स का डिस्कशन होगा तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं. सो लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ दिस. ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर के जितने भी कीज है उन कीज को एक स्पेसिफिक नंबर से डिनोट किया गया, एंड दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज ASCII कोड. तो जितने भी कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे है तो वी कॉल देम एज अ कैरेक्टर सेट, एंड द कीबोर्ड इज जनरली नोन एज ASCII कीबोर्ड, राइट? तो यहाँ के अल्फाबेट्स इधर बन चुके हैं कैरेक्टर सेट्स, राइट? एंड C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एज वेल एज पाइथन लैंग्वेज, ये सारे के सारे लैंग्वेज केस सेंसिटिव है. So what do you mean by case sensitivity in the language? Upper case and lower case characters are different. So for example, ये मेरे लिए जब मैं लिख रहा हूँ and I'm writing something like this, ये दोनों भी मेरे लिए अलग अलग है. So compiler is going to treat these two entities as a different entity. Concept is known as case sensitivity. So let me summarize this. यहाँ के अल्फाबेट वहां पे जाके क्या बने? Character set. Which character set is used? ASCII character set is used, and the language is case sensitive language. एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. So now the next thing is, though we say that alphabet is the lowest level entity in the language जो स्क्रिप्टिंग के लिए यूज हो रहा है, but do we communicate in alphabets? सोचते हैं इसके बारे में. हम लोग अल्फाबेट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर आई एम सेइंग एट दिस मोमेंट, एम आई कम्युनिकेटिंग थ्रू अल्फाबेट्स? और एक एग्जाम्पल के साथ, इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, आई एम टॉकिंग, तो आपका ब्रेन इसको अल्फाबेट में डिवाइड करे जा रहा है या इट इज डिवाइडिंग इट इनटू वर्ड्स? डेफिनेटली यू विल से दैट दिस इज डिवाइडिंग इट इनटू वर्ड्स. So though the alphabet is the smallest level entities for scripting, but communication का smallest level entity becomes word. So हम लोग word के साथ communicate कर रहे हैं, right? I'm not saying IAMTALKING. I'm saying I am talking. So the smallest entity for communication is words. इसमें communication language में, ये इंग्लिश है तो हम लोग उसको word कहेंगे, मराठी है तो उसको शब्द कहेंगे, हिंदी है तो इसको शब्द कहेंगे, जापानीज है तो उसको कोतोबा कहेंगे, राइट? सो व्हाट आई वांट टू इंसिस्ट अगेन इज, जैसे लैंग्वेज बदलेगा वैसे उसके टर्मिनोलॉजी चेंज होंगे, तो यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग टर्मिनोलॉजी को यूज करना है. एंड जैसे लोएस्ट लेवल टोकन्स इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज आर नोन एज वर्ड्स, वहां पे लोएस्ट लेवल टोकन्स फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज गिवन अ वेरी स्पेशल नेम, एंड लेट मी राइट दैट नेम. द लोएस्ट लेवल टोकन्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आइडेंटिफाइड एज लेक्सिकल टोकन्स. लेक्सिकल टोकन्स, फॉर एग्जांपल, जैसे आपके ब्रेन में आई एम टॉकिंग को वर्ड्स में डिवाइड किया, वैसे ही जब हम लोग कंपाइलर को कोई कोड देंगे, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग द कोड एज printf hello, and in that case compiler is going to divide it into these parts, and such tokens are known as lexical token. Definitely we are learning programming language, तो यहाँ पे बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स आएंगे, डरना मना है. हम लोग इसको रिलेट करे जा रहे हैं किसके साथ? कम्युनिकेशन लैंग्वेज. तो इसके बाद ये बहुत स्मूथ, सिंपल, इजी होने वाला है, राइट? तो यहाँ के वर्ड्स उधर जाके क्या बन रहे हैं? लेक्सिकल टोकन. एंड आई फाउंड दैट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग अगेंस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वर्ड जब आपके सामने आता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि क्या लेक्सिकल टोकन्स है, क्या कैरेक्टर सेट है, व्हाट इज दिस ASCII, एंड फर्दर ऑल द टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस. बट यहाँ के वर्ड्स अभी यहाँ पे जाके क्या बने हैं? लेक्सिकल टोकन. जैसे जैसे लैंग्वेज बदलेगा वैसे वैसे टर्मिनोलॉजी चेंज होते जाने वाले हैं, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट जोन. अभी समटाइम्स वी आर यूजिंग some names, some words
for identification of some entities. For example, whatever I'm showing to you, this is stylus, so named as a stylus, right? This is named as a watch, this is named as a ring, this entire board is named as interactive board. So क्या चीजें हैं, मैंने इन वर्ड्स को यूज किया, स्टाइलस वर्ड को यूज किया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एंटिटी। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोगों को क्लास को नाम देना है, ऑब्जेक्ट को नाम देना है, वेरिएबल को नाम देना है, फंक्शन को नाम देना है, लेबल को नाम देना है, सब चीजों को किसी ना किसी नाम से आइडेंटिफाई करना है। एंड नेमिंग इज अ वेरी जेन्युइन गेम इन द रियल वर्ल्ड आल्सो, राइट? हर चीज को किसी ना किसी नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। सो व्हेन इट इज इंग्लिश वी कॉल इट एज नेम्स। मराठी में उसको नाव कहेंगे, हिंदी में उसको नाम करेंगे, जापानीज में उसको नामा ही कहेंगे। सो वैसे ही जैसे लैंग्वेज बदलेगा तो ये वर्ड बदल जाएगा, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द लेक्सिकल टोकन्स व्हिच आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस इज नोन एज आइडेंटिफायर। रिपीट कर रहा हूं, द लेक्सिकल टोकन व्हिच इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस इज नोन एज आइडेंटिफायर, इज नोन एज आइडेंटिफायर्स, राइट? तो यहां के नेम्स वहां जाके क्या बने, आइडेंटिफायर। वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी, बहुत बार आपको चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर गिविंग सर्टेन आइडेंटिटी और सर्टेन नेम टू एनी एंटिटी इन द प्रोग्रामिंग, यू आर इन नीड ऑफ दिस आइडेंटिफायर्स, right? So character sets, lexical tokens followed by identifier. Now the next very interesting terminology comes. ऐसे कुछ lexical tokens हैं जिनको आप आइडेंटिफायर करके यूज नहीं करोगे, ऐसे कुछ lexical tokens हैं जिनको आइडेंटिफायर करके यूज नहीं करोगे, and those are reserved in the language and they are known as keywords, right? ऐसे कुछ lexical tokens हैं जो क्या करके यूज नहीं हो पा रहे, आइडेंटिफायर करके यूज नहीं होंगे, उनको कहेंगे हम लोग keywords, and they are reserved words in the language. So when we are talking about a specific language like C, fixed reserved words है, C++ fixed reserved words है, Java के लिए fixed keywords है, Python के लिए fixed keywords है. So this is a very special identity about the programming language जहां पे आप इन keywords को क्या करके यूज नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई करके यूज नहीं कर पाओगे, right? So character set, lexical tokens, some tokens are used for identification purpose known as identifier, some tokens cannot be used as an identification purpose, they are reserved in the language known as keywords, right? Okay, do we have some keywords in English? हमने जब इंग्लिश पढ़ा था कीवर्ड्स ऐसे उसको पढ़ा नहीं होगा, प्रोबेबली यू माइट हैव स्टडीड दिस आई, वी, यू, ही, शी, इट and they, right? Okay, these are reserved words, right? They are used for a specific purpose in the language. Do you have any of your friend whose name is he or she or it? Definitely not, क्योंकि ये जो एंटिटीज है उनको किसी स्पेसिफिक काम के लिए रिजर्व किया गया लैंग्वेज में। So those are known as what? Keywords, right? Okay, I hope you must have understood character set, lexical tokens, identifiers as well as keywords, right? So there are certain specific rules for identifier. There are certain specific rules for identifiers in programming language, and ये आगे का slides आपको वो रूल दिखाता है। So ध्यान से देखना है कौन कौन से रूल्स हैं। Rules are very simple for using identifiers in programming language. Now, let's think about the specific keywords that are present into the C programming language. And C programming language gives you 32 keywords. So इसके बाद जो स्लाइड आपको दिखाई देगा उसमें all keywords of C programming language is mentioned. I hope you have noted down all the keywords and you understood the rules of identifier. Now let's move into the very interesting concept. उसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कशन करना है. For example, if I am writing a entity onto the board, what do you call this in India? You will say that, sir, this is A. What it is in America? America also it is A. Australia also it is A. Japan also it is A. Right? So I mean to say that ये जो character है that is constant everywhere across the globe. Right? For example, if I write something like this, ये 123 है अपने भारत देश में, ये 123 है जापान में भी, ये 123 है अमेरिका में भी, ये 123 है across the every corner of the globe. So can I call these entities as constants? Definitely yes, right? So constants in programming language has been given a different name, and constants in programming languages is identified as literals. Constants in programming languages are identified as literals. So ये अपने vocab में आने चाहिए ये words, right? So you must say that, oh, this is a lexical token, this is an identifier, this is a keyword. Constant को आप कहोगे, this is a literal.
एंड जनरली बेसिक 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर प्रेजेंट इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वो क्या चीज है वो पहले देखते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट आता है दैट इज कैरेक्टर कांस्टेंट्स and we will call it as character literal, right? And character literal generally is mentioned with the single quotes. Character literal is mentioned with the single quotes, right? Then comes integer literal, and integer literal is any number without radix point. Then comes float, और उसी को आप कह सकते हो real literal, and real literal is any number with radix point, जिसको आप decimal point भी कह सकते हो, right? Okay, and auric literal is generally available in every programming language, and that type of literal is known as string literal, string constants. And this string literal comes in double quotes. For example, if I write success in double quotes, it becomes a string literal for me. तो ध्यान से देखना है, सिंगल कोट्स इट्स अ कैरेक्टर, डबल कोट्स इट्स अ स्ट्रिंग, नंबर विदाउट रेडिक्स पॉइंट इट्स एन इंटीजर, नंबर विद रेडिक्स पॉइंट इट्स अ फ्लोट. सो दिस 4 टाइप्स ऑफ लिटरल्स आर अवेलेबल इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जब आप सी प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो वट एवर यू राइट इन सिंगल कोट्स विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर लिटरल, वट एवर यू राइट इन डबल कोट्स string literal, number without radix point integer, number with radix point, right? So now let's move into the next interesting terminology. तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट, लेक्सिकल टोकन्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, एंड उसके बाद डिस्कशन हुआ लिटरल्स का, राइट? सो वन मोर इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी कम्स एंड दैट इज नोन एज कमेंट्स. दैट इज नोन एज कमेंट्स. सो व्हाट आर बेसिकली कमेंट्स? फॉर एग्जांपल, लेट मी रिलेट इट विद द रियल लाइफ. अगर आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो व्हाट यू शुड डू इन दैट केस? डेफिनेटली यू विल से दैट सर हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए. दैट इज व्हाट द कंपाइलर इज आल्सो डूइंग. If you are putting certain lines of your code into the comment, compiler simply ignores it and it will not take those lines for the compilation process. So in C and C++, how do we put the comment? Let me show you. There are 2 types of the comment that you can go with. अगर आप डबल स्लैश के बाद कुछ भी लिखते हो तो that is known as single line comment. डबल स्लैश के बाद आप कुछ भी लिखोगे तो that is known as single line comment. If you are writing something like this, slash followed by star, इसको asterisk भी कहते हैं, and you can go on putting multiple lines. And इसको एंड करने के लिए you have to put asterisk followed by slash. So these are the 2 comment formats that are available in C and C++. तो बहुत बार हम लोग यूज करेंगे. कमेंट के बहुत सारे यूजेस रहते हैं. जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, I'll be able to explain those uses for the comment for you, right? So I hope you must have understood the basic terminologies of the programming language fundamentals. Character set, ASCII character set, case sensitivity. Smallest level tokens of communication in programming language known as lexical tokens. Some tokens are used for identification purpose known as identifier. Some cannot be used as an identifier known as keyword. Keyword का listing भी देखा. Then constants in programming languages are known as literals and followed by comments. दो और चीजें यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उस समय आपके प्रोग्रामिंग में जनरेट हो सकते हैं एरर्स एंड जनरेट हो सकते हैं वार्निंग्स, राइट? So I just want to talk about that and I'm going to show you कौन सा केस में वार्निंग जनरेट होंगे, कौन सा केस में एरर जनरेट होंगे. Let us connect it with the real world. If I write a statement as I am talking and if I ask you like whether this statement is perfect or not, तो आप आपका इंग्लिश का ग्रामर का जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे लगा देंगे एंड यू विल से दैट यस आई के बाद एम आ चुका है, एम के बाद आईएनजी वाला पैटर्न, उसके बाद फुल स्टॉप. सो सर ने जो स्टेटमेंट लिखा है वो ग्रामेटिकली परफेक्ट है. दैट्स फाइन. सो आपने अप्लाई किया ग्रामर को टू आइडेंटिफाई वेदर दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट और नॉट. बट if I write a statement as I are talking, right? If I keep on saying something like I are talking, I are showing you this slides, I are giving you this seminar, it doesn't suits to our ear also. सुनने को अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज आपने ग्रामर में I के साथ ये एंटिटी देखा नहीं. तो यू आर थिंकिंग अबाउट मिसिंग समथिंग अक्रॉस द ग्रामर. ग्रामेटिकल पैटर्न्स के हिसाब से ये स्टेटमेंट नहीं जनरेट हुआ. सो ऐसा अगर अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो रहा है कि इफ ग्रामर इज नॉट प्रॉपरली फॉलोड देन इट विल जनरेट द एरर्स एंड उन एरर्स को हम लोग कहेंगे व्हाट? सिंटैक्स एरर. फॉर एग्जांपल, अगर आपका हर कोड का लाइन C++ में एंड होना चाहिए सेमीकोलन से, द मोमेंट यू मिस आउट वन ऑफ द सेमीकोलन, कंपाइलर स्टार्ट्स गिविंग यू एरर बिकॉज़ वो C++ के ग्रामर के सिंटैक्स के हिसाब से आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है एंड कंप्यूटर सिस्टम्स आर वेरी रिजिड अबाउट द ग्रामर, वेरी रिजिड अबाउट द सिंटैक्स, राइट? सो सिंटैक्स एरर. नाउ लेट मी टेल यू व्हाट द वार्निंग्स आर एंड देन आई विल शो यू कि एग्जैक्टली एरर्स कहां पे है एंड वार्निंग्स कहां पे है, राइट? ओके, इफ आई गो विद आई एम फ्लाइंग, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा एंड आई एम आस्किंग यू वेदर दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट और नॉट एंड यू विल से दैट आई के बाद एम के बाद फ्लाइंग एंड दिस इट इज फाइन, राइट? जैसे आई एम टॉकिंग वाज फाइन, वैसे ही आई एम फ्लाइंग इज आल्सो फाइन. बट डज इट साउंड्स मीनिंगफुल? ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट था, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट भी था एज वेल एज मीनिंगफुल भी था बिकॉज मैं अभी बड़बड़ कर रहा हूं तो आई एम सेइंग आई एम टॉकिंग, बट एम आई फ्लाइंग? नो. तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट ओके भी, यहाँ पे मीनिंग मिसिंग है.
तो उस समय जनरेट होता है। यहाँ पे सेंटेंस के सिमेंटिक्स आर मिसिंग, सो वी कॉल दिस एज सिमेंटिक वार्निंग्स। क्या कहते हैं उसको? सिमेंटिक वार्निंग्स। तो जैसे मतलब कुछ लाइन तो लिख दिया आपने प्रोग्राम में, सिंटैक्टिकली परफेक्ट है, बट कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है आपने वो लाइन क्यों लिखा, तो उस केस में जनरेट होगा सिमेंटिक वार्निंग्स। नाउ लेट मी शो यू कि एक सिंपल कोड देखते हैं जहां पे सिंटैक्स एरर है एंड सिमेंटिक्स वार्निंग्स है, तो कैसे कंपाइलर शो करेगा। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे देखते हैं what does syntax error and semantic warnings are. So this is a simple code that we know that it is going to print successes always. And let me show you whether compilation process is successful or not. तो यहाँ पे compilation process is successful because there are no errors as well as no warnings. But please observe, the moment I missed this semicolon, and if I save the code and try to compile it, compiler is not happy, right? It shows me that there are two errors को देखते हैं, and it says statement missing. तो ये स्टेटमेंट मिसिंग है, व्हाट इट इज मिसिंग इज सेमीकोलन, एज देयर इज नो सेमीकोलन इट आल्सो गिव्स द एरर फॉर द नेक्स्ट लाइन आल्सो, कंपाइलर इज नॉट हैप्पी विद योर कोड, राइट? सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल ऑलवेज जनरेट सिंटैक्स एरर। एंड अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है, प्लीज ऑब्जर्व, तो आप प्रोग्राम को रन नहीं कर पाओगे, यू कांट डू दैट, राइट? ओके, सो लेट अस सी लाइक अभी वार्निंग का क्या एस्पेक्ट है। आई विल पुट माय कोड एज सिंटैक्स एरर फ्री, सेव करते हैं, एंड नाउ एरर तो मैंने निकाल दिया, राइट? पर अभी इस प्रोग्राम में हम लोग एक वेरिएबल, नो आई नो दैट वेरिएबल का डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है, बट एटलीस्ट इस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे साथ रहो। ऐसे इंटीजर a इज इक्वल टू 10, मैंने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ऑफ टाइप इंटीजर, उसके अंदर वैल्यू दिया है 10, बट ये वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन तो हुआ है पर मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं। सो लेट अस सी लाइक व्हाट कंपाइलर सेज इन दिस केस। There is no syntax error for this line, but what compiler says, it gives me a warning, and ये कह रहा है a is assigned to the value that has never been used। मतलब आपने उसको डिफाइन किया क्यों अगर आपको यूज नहीं करना था? तो कंपाइलर को यहाँ पे इश्यू समझ में नहीं आ रहा है कि why this programmer has defined this line, जबकि उसको यूज ही नहीं करना था, राइट? सो इफ सिमेंटिक्स में मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो इट जनरेट्स सिमेंटिक्स वार्निंग्स, एंड इफ there's a problem with respect to syntax, then it generates syntax error। अगर आपके कोड में एरर्स है, कोड को रन नहीं कर पाओगे, बट वार्निंग्स है, तो we can definitely run the code। Let me show you प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, राइट? लेट मी शो यू द यूजर स्क्रीन, एंड यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने सक्सेसेस ऑलवेज। सो वार्निंग होते हुए भी हम लोग कोड को रन कर सकते हैं, बट वार्निंग मींस इट इज गिविंग यू सम सजेशंस दैट सिमेंटिकली इट इज मीनिंगलेस। सो दोनों की तरफ भी हमको ध्यान देना है। सिंटैक्स एरर की तरफ तो देना ही पड़ेगा क्योंकि तब तक हम लोग कोड को रन नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वार्निंग्स के ऊपर भी बहुत सारा फोकस करेंगे टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर, राइट? सो इस सेशन में व्हाट वी हैव डन इज, आई होप these all terminologies along with the two terminology, and those two terminologies are syntax error and what is it, semantic warnings. So 8 terminologies about programming language must be clear to you all. सेशन एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, आई डू एग्री, बट इस सबसे लंबे थियोरेटिकल सेशन में हम लोगों को सारे टर्मिनोलॉजीज पता चल गए जो हम लोग अपने लाइफ में आने वाले सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करने वाले हैं। सो कैरेक्टर सेट, लेक्सिकल टोकन्स, सम टोकन्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन नोन एज आइडेंटिफायर्स, some cannot be used as an identifiers known as keywords, constants in programming languages are known as literals, you can skip some code lines from compilation and interpretation process by using comments, compiler and interpreter may generate syntax errors and semantic warnings. So with this 8 basic terminologies, let's dive into more deeper into the programming language। इस सेशन में इतना ही रखते हैं। यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे into a very interesting topic known as data declarations। When we define a program is a set of instructions which is going to act on certain type of data। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि डेटा डिक्लेरेशंस को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिक्लेयर अ डेटा को मैनेज करने के लिए अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। सो पहले वेरिएबल क्या चीज है उसके जड़ तक पहुंचते हैं। As we know that every topic we are going to discuss with respect to why, what and how, तो पहले देखते हैं कि ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में क्यों आया, and then we'll go into the more and more details about this variables and corresponding topic known as data declaration। So let's see what the variable is। So वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द वेरिएबल्स, इसकी जड़ तक पहुंचेंगे, राइट? One human Baba says to us that dear programmer, you have to save your instructions and data into memory। अभी सोच रहे हैं डेटा के बारे में, राइट? So as a programmer, I want to store my data into the memory। तो पहले मेमोरी ड्रॉ करते हैं, राइट? Suppose that this is a memory and these are memory locations। वो सिंपल रखेंगे and you will love to see the concept, right?
तो दिस प्रोग्रामर वांट्स टू सेव हिज डेटा इन एनी ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ये मान के चलते हैं कि उसके पास एक डेटा वैल्यू है, लेट अस से 55, एंड इस लोकेशन के ऊपर उसने वो वैल्यू को रख दिया। नाउ बहुत सारे लोकेशंस है एंड इस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो रियल वर्ल्ड में लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। मेमोरी लोकेशन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे हर लोकेशन का एक अलग एड्रेस है, एंड दैट पर्टिकुलर एड्रेस इज मेंशन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो यहाँ पे इसका एड्रेस भी कुछ बाइनरी नंबर से मेंशन किया हुआ है। Let us say that this is the address. So there is a concept like ये जो अंदर है that is a data, and इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए एक एड्रेस। जब आप बहुत डिटेल्स में चलोगे मेमोरी आर्किटेक्चर के किसी सेशन में हम लोग चलेंगे डेफिनेटली, तो उस समय ये एड्रेस, ये डेटा एंड इसका बिट कैलकुलेशन एंड ऑल, आई विल मेक इट वेरी क्लियर, राइट? अभी के लिए सो दिस प्रोग्रामर इज पुटिंग हिज डेटा इनटू दिस लोकेशन जिसका एड्रेस ये है। तो अभी ये मान के चलते हैं कि इसको वापस उसका डेटा चाहिए, तो दिस पर्सन हैज टू रिमेंबर दिस मेनी बिट्स ऑफ एड्रेस so that he can reach to that address and can fetch the data, can get the data। वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये स्टाइलस यहाँ पे कहीं पे रख दिया, राइट, एंड देन आई एम अनेबल टू रिमेंबर कि वो मैंने कहाँ पे रख दिया, तो डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू गेट इट बैक, राइट? सो आई मीन टू से ये बहुत बार अपने साथ होता है, हम लोग किस भी घर पे कहीं पे रख देते हैं एंड वी आर अनेबल टू फाइंड इट आउट बिकॉज वी डोंट रिमेंबर वेयर वी हैव केप्ट इट। द सेम कॉन्सेप्ट। तो इसको रखना पड़ेगा यार, ये बिट्स, ये नंबर जो कि क्या है, एड्रेस है। सो ह्यूमन ब्रेन्स आर नॉट नंबर क्रंचर। सबसे कम अगर अपने ब्रेन को कुछ समझ में आता है तो दोज आर नंबर्स, एंड इसीलिए बचपन में बहुत सारा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया वो टेबल को रखने के ऊपर, राइट? ओके, एनीवे, तो नंबर्स अपने दिमाग में याद नहीं कर पाएंगे, सो अ न्यू कॉन्सेप्ट इज डिवाइस्ड, एंड इस नंबर को प्रोग्रामर कैन गिव अ नेम, एंड उस नाम से वो ये मेमोरी लोकेशन को याद रख सकता है, एंड नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। लेट मी रिलेट इट टू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। आपके फोन में अभी तो आप इमीडिएटली रिलेट कर पाओगे, आपके फोन में अगर आपको किसी से बात करना है तो यू स्टार्ट फाइंडिंग हिज नंबर्स, राइट, टू कॉल दैट फेलो। डू यू फाइंड इट थ्रू नंबर और डू यू फाइंड इट विद नेम्स? डेफिनेटली आपका आंसर है सर, जनरली वी फाइंड इट विद हेल्प ऑफ नेम्स, एंड योर कॉन्टैक्ट बुक इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ matching the names with respect to what certain kind of numbers. That is what the concept is. So variable is a name given to memory location we use for data storage and the value can vary, so we call it as variables। फिर से एक बार उसको डिफाइन करते हैं। Variable is a name given to memory location, it is used for data storage, and as the data can vary, as the data can change, we call it as variable। So very interesting concept। So किसी भी variables को अगर हम लोगों को स्टडी करना है, so let us think about what are the issues that we need to identify and understand to study the variables, right? सबसे पहला किसी चीज को हम लोगों को नाम देना है, नाम से आइडेंटिफाई करना है। So programming में the lexical token which is used for identification purpose is known as identifiers। So सबसे पहले variable को स्टडी करना है तो we are in need of identifiers। We already studied the concept in some previous sessions, right? Next to that, उस मेमोरी लोकेशन पे या उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, किस टाइप का डेटा हम लोगों को रखना है। फॉर दैट पर्पस वी नीड टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक नोन एज डेटा टाइप्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा दैट इज सपोर्टेड बाय द गिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड उस टाइप का डेटा हम लोगों को इस वेरिएबल में रखना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स। नेक्स्ट थिंग अबाउट द डेटा टाइप इज उस टाइप के डेटा को हाउ मच मेमोरी रिक्वायरमेंट इज देयर, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। So the next thing comes as memory requirement for a particular type of data, and as we know that memory का measurement का unit is byte। हर location को आपको एक byte का data मिलने वाला है, right? So उस हिसाब से how many memory locations are required by a particular data type। Next to that we need to understand whenever we are declaring the variable what is the lifetime of that variable, कब तक वो variable जिंदा रहेगा, कौन कौन उसको use कर पाएगा, and the concept is known as scope, right? Okay, and one more aspect is there that is known as storage class of the variable। Again this is somewhat related to scope as well as lifetime। ये थोड़ा सा हम लोग later stage में study कर पाएंगे when we are going to get introduced with the storage classes of variables, right? तो यहाँ पे to study the variable we need to study what is an identifier, the data type, memory requirement, the scope of the variable, and storage class related to variables। And by the way, dear students, what are variables? Variables are name given to memory location, it is used for storing the data, and as its data can vary, we generally call it as variables, right? So let us go with so variables is a name given to memory location used for storing the data, and as its data can vary, we call it as variables, right? Okay, next to that, what do we need to study the variable? Definitely we need identifiers। Then we are in need of what type of data to be stored inside it, we need to study and understand the data types। Next to that, how much memory is required for that type of data, उस हिसाब से हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट टू दैट we go with lifetime of the variable, that is कब तक वो जिंदा रहेगा, कौन कौन उसको यूज कर पाएगा, concept is known as a scope। And one more entity who can use it at what particular lifetime is identified with storage class। So lifetime and who can use it, scope and storage class थोड़ा सा later stage में करने वाले हैं, पर अभी तो हम लोगों को मूव करना है into the entity that is data type and corresponding memory requirement।
आई होप ये वेरिएबल का कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन, राइट? सो जब भी किसी वाइवा में, जब भी किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ वेरिएबल, आपको शुरू करना है इट्स अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड एज इट्स वैल्यू कैन वैरी वी कॉल इट एज वेरिएबल्स, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द मोर डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट आर द डेटा टाइप्स सपोर्टेड एंड व्हाट आर देयर मेमोरी रिक्वायरमेंट्स आर. So now let's move into the detailings about what are the data types that are being used in C and C++, right? So it's a very common discussion about data types for both the languages, right? So yahan pe the data is divided into the two major types. One is known as primary data and the other one is known as secondary data, right? So what do we mean by the word primary? Primary is very basic, very primitive. For example, primary education, very essential things. ऐसी चीजें जो लैंग्वेज को बनने के लिए essentials है, मूलभूत, right? Okay, primary needs. We know that the primary needs are रोटी कपड़ा मकान, मोबाइल फोन विद डेटा पैक्स, राइट? सो आज की डेट का प्राइमरी नीड इज रोटी कपड़ा मकान मोबाइल फोन विद डेटा पैक, राइट? सो यहाँ पे लैंग्वेज को बनने के लिए प्राइमरी नीड इज व्हाट? सो हर लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग होना चाहिए. सो फर्स्ट प्राइमरी नीड कम्स इज कैरेक्टर, एंड दैट इज वेयर वी हैव सीन दैट कैरेक्टर सेट्स, अल्फाबेट्स जो आपने पढ़े हुए हैं लैंग्वेज को लर्न करते समय, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट यू स्टार्टेड विद इज व्हाट? कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज हर लैंग्वेज में काउंटिंग का होना जरूरी है. सो द सेकंड प्राइमरी डेटा टाइप कम्स एंड दैट इज इंटीजर. एज वेल एज हर लैंग्वेज में रियल वैल्यू कैलकुलेशंस होने चाहिए. सो द थर्ड अंडर द प्राइमरी कम्स इज रियल डेटा टाइप, जिसको आप मोर प्रोमिनेंटली कहोगे फ्लोट डेटा टाइप, राइट? सो प्राइमरी के अंदर वी कुड बी एबल टू फाइंड कैरेक्टर, integer and float. These are the major data types that comes under primary data. And secondary जो additional है, right? That has been provided along with the primary. Additional needs को supply करने के लिए, additional need को support करने के लिए that has been provided. So first secondary data types comes. यहाँ पे तो मैं सिर्फ listing देखने वाला हूँ, बाद में बहुत सारे डिटेलिंग्स में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं. So secondary data type में next comes and that is pointers. So there is a genuine relationship between secondary data types and primary data types. उसके बारे में अगर बात करना है तो primary are character, integer, float. Secondary में अगर आता है pointers तो we can have pointers, character pointer, integer pointer, float pointer. Next secondary data type comes and that data type is array. इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप के बारे में, कैरेक्टर का अरे, इंटीजर का अरे, फ्लोट का अरे, समथिंग लाइक दैट. सो आई कैन से दैट ये जो सेकेंडरी है इनका ओरिजिन कहां से है? प्राइमरी डेटा टाइप से ही है. नेक्स्ट कम्स इन द सेकेंडरी दैट इज अ स्ट्रिंग. नेक्स्ट कम्स इज स्ट्रक्चर. Next data type comes as union. Next comes as enum, and then comes some user-defined data types. Right. So such kind of facility is provided in C as well as in C++. That secondary data type, जो कि primary से originate हुए हैं, but they are giving you additional facilities, right? So this is what the data types is. And अगले session में हम लोग move करने वाले हैं into the very individual and core detailings about all this primary data types. सेकेंडरी डेटा टाइप को स्टडी करने के लिए वी हैव सम मोर टाइम, बिकॉज पहले प्राइमरी के ऊपर फोकस करते हैं, उनका यूज को देखते हैं, उनके रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ते हैं, एंड फिर ऐसा टॉपिक आएगा जहां पे एक वाई होगा एंड जो वाई आपको लेके जाएगा पॉइंटर्स की तरफ, अरेज की तरफ, स्ट्रक्चर्स की तरफ, स्ट्रिंग्स की तरफ एंड ऑल, राइट? सो नेक्स्ट सेशन में अपना प्योर फोकस होगा ऑन डिस्कशन अबाउट प्राइमरी डेटा टाइप्स. सो the most important topic, and that is primary data types. In previous discussion, we have seen that C and C++ programming goes with two types of the data type. One comes as a primary data type, जिसका genuine need है, language को बनने के लिए वो चाहिए, and some additional entities are there, some additional capacities are there with respect to another type of data known as secondary data type. तो ये चार्ट हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं. Data types are divided into two zones. One is primary, the other one is secondary. लैंग्वेज को बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? सो प्राइमरी में वी नीड कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट्स. एंड सेकेंडरी में देयर आर मेनी डेटा टाइप्स दैट कम्स फर्स्ट पॉइंटर, अरेज, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स, इनम्स, यूनियंस एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, राइट? इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग लेटर स्टेज ऑफ दिस कोर्स हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, बट आज का कंप्लीट फोकस इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी डेटा टाइप एंड देयर इंटरनल डिटेलिंग्स आर. ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रोग्रामिंग यू आर गोइंग टू बी इन नीड ऑफ सपोर्ट ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप. जब हम लोग सेकेंडरी डेटा टाइप भी स्टडी करेंगे तो सेकेंडरी डेटा टाइप्स आर फॉर्म्ड with the help of primary data types also. So in that case also we are in need of primary data types. So let's move into the further detailings about primary data types. So as we discussed that every entity we are going to study with the help of image so that we can keep it with us for longer period of time, right? So हम लोग अभी प्राइमरी डेटा टाइप का एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हर चीज जो प्राइमरी डेटा टाइप से जुड़ी हुई है दैट विल बी प्रेजेंट इनटू दैट चार्ट. एक बार आपने वो चार्ट देख लिया, वो इमेज आपके ब्रेन में फिक्स हो गया, देन यू कैन टैकल एनी क्वेश्चन इन योर वाइवा, एनी क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू फॉर C and C++. So let's begin with
the discussion about primary data types. Primary data types. According to previous discussion, we have seen that there are three major types, and those three major types are: first one is character, next one is integer, and next one is float. Right. Now let us see like what comes in character, what is its formats, what comes in integer, in what way it is going to get stored in hardware, what is there in the float, in what way it is going to be represented in computer systems, right? So character ke andar we have one subtype and which is indicated by the keyword as char. Integer ke andar we have three subtypes and those are indicated by the corresponding keyword as short, next one is int, and next one is long. And float ke andar we have again three subtypes and those are indicated by the keyword as float, next one is double, and next one is long double, right? So in total जब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं तो प्राइमरी डेटा टाइप्स में अपने पास 7 सब टाइप्स आते हैं, कैरेक्टर का 1, इंटीजर के 3, एज वेल एज फ्लोट के 3. सो कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल, राइट? अभी इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे. कैरेक्टर के केस में क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोट, एंड उसके बारे में तो बहुत इंटरनल डिटेलिंग्स में चलने वाले हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब हार्डवेयर पे ये एंटिटी स्टोर होंगे तो वो हार्डवेयर पे किस तरह से स्टोर होंगे इतना अंदर डिटेलिंग तक हम लोग जाने वाले, राइट? विच इज गोइंग टू हेल्प यू नॉट ओनली फॉर दिस प्रोग्रामिंग बट आल्सो फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जहां पे ये डेटा टाइप्स आएंगे. सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, राइट? When we are talking about char as a data type, character as a data type, then data is represented with the values and those characters are known as what? ASCII character. ASCII, already we discussed this during the character set, but let me remind you, ASCII is American Standard Code for Information Interchange. कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स है हर कैरेक्टर के लिए एक ASCII वैल्यू इज डेडिकेटेड. फॉर एग्जांपल कैपिटल A is having the ASCII value of 65, लोअर केस a is having the ASCII value of 97, जीरो की is having the ASCII value of 48. आगे जाके हम लोग लूप्स जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे कोड करेंगे जहां पे पूरे के पूरे ASCII वैल्यूज को कंसोल के ऊपर प्रिंट करेंगे, तब जाके एक बहुत जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग आएगा. और अभी के लिए let me tell you that each and every character on the keyboard is represented with what values? ASCII value, and that's why sometimes the keyboard is also known as ASCII keyboard. So आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और डिटेलिंग. So there are total 256 ASCII. कितने ASCII वैल्यूज है? 256 ASCII. एंड सारे के सारे ये जो ASCII वैल्यूज है उनके रिलेटेड कीज है, दोस आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ जीरोस एंड वंस, दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम. तो ये रिप्रेजेंटेशन स्कीम कैसा है, तो उसको कैसे हम लोग देखने वाले हैं, प्लीज ऑब्जर्व. इफ आई हैव टू थिंग्स टू रिप्रेजेंट, आई एम इन नीड ऑफ 1 बिट. लेट मी एक्सप्लेन दिस. मेरे पास अगर दो चीजें रिप्रेजेंटेशन के लिए है तो मैं एक बिट के साथ उनको रिप्रेजेंट कर सकता हूं. कैसे? इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 1. इफ आई हैव 4 थिंग्स टू रिप्रेजेंट, आई नीड 2 बिट्स, 0 0 0 1 1 0 1 1. बहुत सिंपल है. So if I have 2 bits, I can represent 4 things. If I have 3 bits, I can represent 8 things. If I have 4 things, I can represent 16 things, right? और उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर 16 things to represent, how many bits we do need? 4 bits we do need, right? So अपने पास अगर 5 bits है तो we can represent 32 things. अपने पास 6 bits है so 64 things. अपने पास 7 bits है तो 128 different things. and अपने पास 8 bits है तो 256 different entities can be represented, right? तो अभी मैं एक इक्वेशन की तरफ आने वाला हूं. अगर मेरे पास 256 डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का क्वेश्चन है, मुझे 256 डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ मेनी बिट्स वी नीड अकॉर्डिंग टू दिस? 8 बिट्स. सो यहां पे वन कैरेक्टर is in need of representation with the help of how many bits? 8 bits. and we know that 8 bit के ग्रुप को हम लोग करते हैं 1 byte. and इस वजह से one character is in need of 1 byte memory storage. 1 byte memory storage. ये है actual equations, right? So let me summarize. Character data type is represented with the keyword as char. All the characters are represented with ASCII values. There are total 256 ASCII values. If we want to represent 256 values, we are in need of 8 bits. So one character is in need of 8 bits. 8 bits का ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं 1 byte. So in memory कैरेक्टर को अगर स्टोर करना है तो we are in need of 1 byte. ये तो अभी theoretically बताया, इसको प्रूफ के साथ हम लोग देखने ही वाले हैं. But theoretically, I hope you must have understood this. This is a very interesting aspect about the character data type, right? Now let's move ahead into the discussion about integers कैसे रिप्रेजेंट होंगे, फ्लोट कैसे रिप्रेजेंट होंगे उसके बारे में, राइट? लेट अस नाउ कंसंट्रेट ऑन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटेशन. तो जैसे इंटीजर के सब टाइप्स आ रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट आ रहा है, इंट आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, तो उसके लिए भी मेमोरी में कुछ जगह चाहिए, राइट? सो जब हम लोग टर्बो सी के अंदर काम करेंगे, सो शॉर्ट इज इन नीड ऑफ 2 बाइट्स, इंटीजर इज इन नीड ऑफ 2 बाइट्स एंड लॉन्ग इज इन नीड ऑफ 4 बाइट्स. बट जब आप VS कोड में इसी कोड को रन करोगे या उबंटू सिस्टम पे इसी कोड को रन करोगे, एज C and C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, ये जो इंटीजर का साइज है वो आपको थोड़ा अलग मिल सकता है, राइट? सो उस केस में आप यहाँ पे 4 बाइट भी देख सकते हो अगर आप उसको VS कोड के अंदर रन करोगे. मैं आपको दोनों भी सिस्टम के अंदर इसको रन करके दिखाने वाला हूँ. एट दैट टाइम यू विल गेट टू नो व्हाट द करस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस, राइट? बट इंटीजर के अंदर शॉर्ट टेक्स्ट 2 बाइट्स, इंटीजर टेक्स्ट अभी के लिए 2 बाइट्स एंड लॉन्ग टेक्स्ट व्हाट 4 बाइट्स. अभी हार्डवेयर में जब इंटीजर रिप्रेजेंट होगा कंप्यूटर सिस्टम में तो कैसे होगा? सो उस केस में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट इज यूज्ड, राइट? सारे के सारे
entities are represented in zeros and ones. We know because the computer system is a binary machine, right? So उस केस में जो leftmost bit रहेगा, leftmost bit, right? उसको हम लोग कहते हैं MSB, most significant bit. लेफ्टमोस्ट बिट को क्या कहेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. राइटमोस्ट जो बिट रहेगा उसको कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB एंड MSB. अभी इसमें डू यू एग्री दैट इंटीजर का जब बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग इंटीजर है. Why they are different? Because of their signs. So sign का भी केयर इसमें होना चाहिए. इसीलिए most significant bit है that will indicate the sign of the number and rest of the bits will indicate magnitude of the number. Right? What interesting system. MSB एक बिट जो साइन को इंडिकेट करता है and rest of the bits are indicating what? Magnitude. So अगर ये साइन बिट 0 है तो number is treated as positive and if the sign bit is 1 the number is treated as negative. So if the sign bit is 0, number is positive. If it is 1, number is negative. And ये जो system है जिसके through ये integer values are getting stored in computer system, this system is known as 2's complement number system. 2's complement number system. So how the integers are getting stored in the computer system? They are using 2's complement number representation system जहाँ पे MSB is representing sign of the number. If it is 0, number is positive. If it is 1, number is negative. And rest of the bits indicates the magnitude of the number, right? Magnitude is 12. इस केस में sign is negative. Magnitude is 12. इस केस में sign is positive. Like that, right? Okay. I hope integer का discussion is also clear. So how the characters are represented? Characters are represented with ASCII values. How integers are represented? They are represented with 2's complement number representation system, right? अभी बात करते हैं और एक इंटरेस्टिंग टाइप का, that is float, and float is having the subtypes as these are the subtypes, that is float, double as well as long double. अभी float वैल्यू जब मशीन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट टू बी डिस्कस. आई होप यू मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ थिंग. 1.23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷. ऐसे नंबर्स देखे हैं क्या आपने? डेफिनेटली यस. फिजिक्स का अगर स्टडी किया होगा तो ऐसे नंबर देखे होंगे, राइट? यहाँ पे इस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? इस चीज को कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंट, राइट? एंड दिस इज द नंबर एंड दिस इज एन एक्सपोनेंट. अभी यहाँ पे दो साइंस इन्वॉल्व है. वन इज द साइन ऑफ द नंबर एंड अदर वन इज द साइन ऑफ एक्सपोनेंट. तो उस केस में जब भी फ्लोट नंबर रिप्रेजेंट करने हो तो हम लोगों को नंबर का भी साइन का केयर करना पड़ेगा एज वेल एज एक्सपोनेंट के साइन का भी केयर करना पड़ेगा. एंड इसलिए फ्लोट को स्टोर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया एंड सारे के सारे डिजिटल सिस्टम्स में जब भी फ्लोट नंबर स्टोर होंगे तो उसी फॉर्मेट में स्टोर होंगे, राइट? सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इमटेरियल, मतलब C++, जावा, पाइथन, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करो, फ्लोट नंबर उसी तरीके से स्टोर होगा. एंड द नेम ऑफ द फॉर्मेट इज, ध्यान से देखना है, IEEE 754 स्टैंडर्ड. क्या कहते हैं उसको? IEEE 754 स्टैंडर्ड. एंड इसमें नंबर कैसे स्टोर होता है? प्लीज ऑब्जर्व. सो नंबर इज गेटिंग स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इंडिकेट साइन. ये जो साइन है वो इस नंबर का साइन है, right? And if the sign bit is 0, number is positive, and if the sign bit is 1, number is negative, right? And इस exponent के sign को केयर करने के लिए they are using one more component known as biased exponent, right? अभी I'm not going into the detailings about what is biased and फिर bias value के साथ उस exponent को कैसे represent करते हैं. जब आप आगे बढ़ोगे आपके कोर्स में तो you will come across computer organization, digital electronics, microprocessor and operating system. ये चार सब्जेक्ट्स के अंदर you could be able to identify the very specific equations against IEEE 754 standards. तो उस टाइम पे आप उसको एक्सप्लोर करोगे, राइट? अभी के लिए स्कोप में I just don't want to get into the much detailings about bias exponent. But bias exponent is taking care of what? Sign of the exponent. And बाकी बचा हुआ entity that is represented mantissa of the number. Mantissa जो डॉट के बाद आएगा जो पार्ट बाइनरी के अंदर, that is represented as mantissa, right? So अभी ये IEEE 754 स्टैंडर्ड इज प्रोवाइडिंग 3 स्पेसिफिक फॉर्मेट्स एंड उन फॉर्मेट्स के नाम है, यहां पे लिखता हूं, सिंगल प्रेसिजन, डबल प्रेसिजन एंड एक्सटेंडेड प्रेसिजन. एक्सटेंडेड प्रेसिजन, राइट? सो सिंगल प्रेसिजन है 32 बिट का. ना थोड़ा कैलकुलेशन का जरूरत है. 32 बिट मींस हाउ मेनी बाइट्स? 8 बिट मींस 1 बाइट, तो 32 बिट्स मींस 4 बाइट्स. सो ये सिंगल प्रेसिजन के लिए चाहिए 32 बिट. डबल प्रेसिजन इसका डबल है 64 बिट, बट एक्सटेंडेड प्रेसिजन इज नॉट डबल ऑफ दैट, राइट? जनरली हम लोग सोचते हैं सिंगल का डबल होगा 64 एंड फिर एक्सटेंडेड प्रेसिजन होगा 128, पर वो ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रेसिजन इज इन नीड ऑफ 80 बिट्स. कितने बिट्स? 80 बिट्स. एंड ये तीनों फॉर्मेट्स आर मैप्ड बाय डेनिस रिची इनटू द 3 फ्लोट के सब टाइप्स, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. डबल प्रेसिजन की वजह से यहाँ पे कीवर्ड यूज किया गया डबल. सो फ्लोट के लिए C में यूज होंगे 4 बाइट्स, डबल के लिए यूज होंगे 8 बाइट्स एंड 80 बिट्स डिवाइडेड बाय 8 मींस लॉन्ग डबल के लिए यूज होंगे 10 बाइट्स, राइट? सो दिस इज व्हाट द बेसिक चार्ट अबाउट प्राइमरी डेटा टाइप, जहां पे 3 मेजर सब टाइप्स, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट. कैरेक्टर के अंदर एक सब टाइप कैर, इंटीजर के 3, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, फ्लोट के 3, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल. कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन इज ASCII, इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन इज 2's complement number system, फ्लोट का रिप्रेजेंटेशन इज IEEE 754 स्टैंडर्ड.
कैरेक्टर इज इन नीड ऑफ 1 बाइट, शॉर्ट इज 2 बाइट, इंटीजर 2 बाइट 4 बाइट वैरी होगा, लॉन्ग इज 4 बाइट, फ्लोट इज 4 बाइट, डबल इज 8 बाइट एंड लॉन्ग डबल थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा वियर्ड है। मतलब इसमें दो कीवर्ड यूज हुए, एक लॉन्ग जो इंटीजर से बिलोंग करता है, एक डबल जो फ्लोट से बिलोंग, उनका मिक्सचर करके लॉन्ग डबल डेटा टाइप है एंड ये 2 किसी फॉर्म में नहीं है, राइट। सो देखो 4 8 2 दीज आर ऑल 2 सम फॉर्म, तो ये आता है, उसका साइज भी थोड़ा सा वियर्ड है, राइट। ओके, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। इसका प्रूफ मैं इसी सेशन में इसके बाद देने वाला हूं, राइट। सो नाउ ये हुए 7 सब टाइप्स अबाउट व्हाट प्राइमरी डेटा टाइप। I hope you must have enjoyed आज की रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट एंड IEEE 754 स्टैंडर्ड्स। नाउ द थिंग इज लाइक डेनिस रिची ने प्रोग्रामर को और एक फैसिलिटी दिया। अगर आपको किसी चीज को कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो यू सपोज टू यूज कैरेक्टर का फॉर्मेट। अगर आपको किसी चीज को इंटीजर में रिप्रेजेंट करना है तो इंटीजर का फॉर्मेट, एंड फ्लोट में रिप्रेजेंट करना है तो फ्लोट का फॉर्मेट। आपको ये प्रोग्रामिंग में बताना पड़ेगा एंड इसीलिए डेनिस रिची हैज गिवन अस अ वेरी जेन्युइन एंटिटी नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मेट स्पेसिफायर। किसी चीज का फॉर्मेट अगर हमको स्पेसिफाई करना है, उसके लिए जो चीजें यूज होंगे वी विल कॉल इट एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज एंड दैट इज %c। C stands for character। इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो वी आर इन नीड ऑफ फॉर्मेट नोन एज %d। D फॉर डिजिट्स, D फॉर डेसिमल, राइट। ध्यान से देखना है, इंटीजर के लिए %d एंड फ्लोट के लिए वी यूज %f। फ्लोट के लिए वी यूज %f। ये लोअर केस का f है। लेट मी मेक द चेंजेस। हाँ, दिस इज लोअर केस वाला f, राइट। सो कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए %c, इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, राइट। और एक एडिशन कर दिया मैंने इस टेबल में। नाउ द थिंग इज लाइक कैरेक्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं बिकॉज कैर इज द ओनली सब टाइप, बट व्हाट अबाउट इंटीजर की 3 अलग अलग सब टाइप्स में सारे टाइप्स में %d यूज होगा क्या? तो उसके बारे में सोचते हैं, राइट। अगर अपने पास शॉर्ट वैल्यू है तो इट इज यूजिंग %d, इंटीजर अगर है तो इट इज आल्सो यूजिंग %d एंड लॉन्ग अगर है तो इट इज यूजिंग %ld, राइट। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत लोग इंटरव्यू में या वाइवा में ये जवाब देते हैं LD इज लॉन्ग डबल। नो, ये इंटीजर का सब टाइप होने की वजह से किसका एग्जिस्टेंस जरूरी है तो d का एग्जिस्टेंस जरूरी है, इसलिए यहाँ पे आया %ld। अभी फ्लोट के बारे में, हर सब टाइप में %f का जरूरी है, राइट। सो फ्लोट में दिस इज %f, डबल के लिए %lf, लोअर केस lf एंड लॉन्ग डबल के लिए ये यूज करता है अपर केस l एंड f। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, राइट। सो वी गॉट द 7 डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर 7 डेटा टाइप्स, राइट। पर इनको हम लोग बहुत ध्यान से ऐसे इजीली याद कर सकते हैं। कैरेक्टर के लिए %c, इंटीजर के हर सब टाइप में %d होना जरूरी है, फ्लोट के हर सब टाइप में %f होना जरूरी है। Now, let me show you the confirmation about the sizes of this data types. Sizes of this data type, right? तो उसको कोड से कंफर्म करेंगे एंड फिर इस चार्ट को यहां तक मैं इस सेशन में करने वाला हूं बिकॉज दिस इज जस्ट 80% अबाउट द एंटायर चार्ट। पर इसको पहले कंफर्म करते हैं एंड द नेक्स्ट वीडियो में विल कम अप विद द 100% एंटिटीज बाय लुकिंग इनटू द लाइफ साइकिल ऑफ वेरिएबल्स एंड द डेटा टाइप्स के रेंज एज वेल एज करस्पॉन्डिंग साइजेस, राइट। तो अभी के लिए ये जो 80% चार्ट बना है इसको कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सी प्रोग्राम। सो प्लीज ऑब्जर्व। सो लेट्स सी लाइक विद द हेल्प ऑफ दिस ऑलरेडी वी डिस्कस व्हाट दिस फॉर्मेट इज एंड हम लोगों ने form.c एक फाइल बना लिया है, राइट। उसको ही सेव एज करेंगे एंड आई गो विद सी डेमो लेट अस से 3.c, राइट। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेट मी हाईलाइट दिस। एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेट अस से दैट कैरेक्टर var, राइट। इसका रीडिंग देखो ध्यान से, बाद में वेरिएबल के लाइफ साइकिल में ये रीडिंग हम लोग करने ही वाले हैं। सो var इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप char एंड मुझे अभी इनका साइजेस को प्रिंट करके देखना है। var इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप char, तो कैरेक्टर्स का साइजेस ऑलरेडी वी डिस्कस दैट इट्स अ 1 बाइट। तो मुझे ये कंफर्मेशन करना है एंड इसके लिए डेनिस रिची हैज गिवन अस वन मोर न्यू कीवर्ड, जो कीवर्ड का नाम है साइज ऑफ, राइट। तो ये साइजेस हमको देखने हैं इन टर्म्स ऑफ बाइट, मतलब 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट 10 बाइट्स समथिंग लाइक दैट। सो ये 1 2 4 8 ये क्या है? डिजिट्स है। तो इनको प्रिंट करने के लिए हमको चाहिए फॉर्मेट स्पेसिफायर एज %d। ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रिंट एफ एंड मैं कर रहा हूँ यहाँ पे साइज इज, हाँ मुझे चाहिए डिजिट्स में एंड किसका साइज चाहिए? इस वैर का, जो किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का है। सो मैं ऐसे लिखूंगा साइज ऑफ वैर, राइट। एंड ध्यान से देखना है, कंपाइल करता हूं, कंपाइलर इज हैप्पी, पहले सेव करेंगे, कंपाइलर इज हैप्पी एंड रन करते हैं तो वी कुड बी एबल टू सी दैट साइज ऑफ कैरेक्टर इज व्हाट 1 बाइट। तो ये कंफर्मेशन हुआ टेबल का। सो टेबल में जो कैरेक्टर डेटा टाइप का साइज लिखा है वो कंफर्म हुआ इज इक्वल टू व्हाट 1 बाइट। अभी नेक्स्ट टू दैट, हाँ यहाँ पे चेंज करेंगे, कैर की जगह पे आई गो विद नाउ शॉर्ट, राइट। जस्ट नाउ वी फिनिश द टेबल। शॉर्ट का क्या साइज है? हाँ 2 बाइट्स। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। शॉर्ट इज ऑफ 2 बाइट्स, प्लीज सी द कंफर्मेशन, राइट। अभी शॉर्ट की जगह पे नेक्स्ट डेटा टाइप आई एम यूजिंग इंट। अभी वैर इंट टाइप का हुआ तो इंट इन टर्बो सी इज गोइंग विद 2 बाइट्स। अभी लॉन्ग के लिए काम करेंगे, लॉन्ग, हाँ लॉन्ग इज 4 बाइट, ऑब्जर्व करें, राइट। फ्लोट, फ्लोट के लिए फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट, चेक करते हैं, फ्लोट इज ऑफ 4 बाइट्स। हाँ उसके बाद डबल करते हैं इसको एंड डबल इज ऑफ 8 बाइट, गुड।
एंड फिर और एक क्लास बचा है दैट इज लॉन्ग डबल, एंड लॉन्ग डबल इज 10 बाइट्स. प्लीज सी द साइजेस का प्रूफ. राइट, सो कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट, शॉर्ट इज 2 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, लॉन्ग 4 बाइट, फ्लोट 4, डबल 8 एंड लॉन्ग डबल थोड़ा सा वियर्ड है दैट इज 10 बाइट्स. एंड कौन से कीवर्ड ने हमको हेल्प किया? तो साइज ऑफ नाम के कीवर्ड ने हमको हेल्प किया टू आइडेंटिफाई द साइजेस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. राइट, तो आई होप कि ये जो चार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चार्ट में जो अभी तक लिखा है that everything you understood. Right, while watching this video I hope you are also taking down the notes, so that is going to help you a lot. Right, तो ये चार्ट को बनाना है जहां पे while drawing this you could be able to get fixed into your memory कि ये चार्ट में क्या क्या इंटरनल डिटेलिंग्स है. फिर भी मैं कहता हूं कि ये चार्ट अभी तक 80% ही कंप्लीट हुआ है. 20% हम लोग डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लाइफ साइकिल ऑफ द वेरिएबल एंड हाँ इनका रेंज ऑफ द डेटा टाइप्स, एंड तब जाके ये 100% कंप्लीट होगा. राइट, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड प्राइमरी डेटा टाइप, देयर सब टाइप्स, देयर रिप्रेजेंटेशन स्कीम्स एंड द प्रूफ विद रिस्पेक्ट टू इट. That's it for this session. And let's keep moving into our next very interesting session, जहां पे दो चीजें बात करने वाले हैं. एक वेरिएबल का लाइफ साइकिल क्या चीज है, एंड दूसरा रेंज ऑफ अ डेटा टाइप. अ वेरी जेन्युइन एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू द डेटा डिक्लेरेशंस. पिछले सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द प्राइमरी डेटा टाइप्स दैट आर प्रेजेंट इनटू द सी प्रोग्रामिंग एंड द सेम आर अवेलेबल इनटू C++ also. So primitive data types. So there are like 3 primitive data types. Basic need, primary need, primitive need, right? So character, integer and float. कैरेक्टर के अंदर वी हैव द सब टाइप एज कैर, इंटीजर के 3 सब टाइप शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, एंड फ्लोट के 3 सब टाइप फ्लोट, डबल एज वेल एज लॉन्ग डबल. इनके और भी प्रॉपर्टीज देखे थे. तो कैरेक्टर के प्रॉपर्टी में देखा कि कैरेक्टर इज यूजिंग ASCII वैल्यूज एंड इट गोज ऑन using the %c as a format specifier and it is in need of 1 byte of memory allocation. Integer के केस में we have seen like how integers are getting stored. Most significant bit is going to indicate the sign of that value, and if it is 0 the number is positive, if it is 1 number is negative, and it uses 2's complement number representation system. And float के 3 cases float, double and long double ये एक special format use करते हैं, and the name of the format is IEEE 754 standards, जहां पे there are 3 patterns. सिंगल प्रिसीजन 32 बिट इसीलिए फ्लोट 4 बाइट का है, डबल प्रिसीजन 64 बिट इसीलिए डबल 8 बाइट का है, एंड एक्सटेंडेड प्रिसीजन इज 80 बिट्स एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑफ 10 बाइट्स. सो वी हैव सीन दिस अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर. कैरेक्टर के लिए %c का होना जरूरी है, इंटीजर के लिए %d दैट इज डिजिट्स और डेसिमल का होना जरूरी है, एंड फ्लोट के लिए %f का होना जरूरी है. नाउ एज फार एज इंटीजर के 3 सब टाइप्स आर कंसर्न, शॉर्ट के लिए वी यूज %d, इंटीजर %d एंड लॉन्ग के लिए %ld. ये ध्यान में रखना है, ld डजंट मीन दैट इट्स अ लॉन्ग डबल. राइट, ये इंटीजर का होने की वजह से इसमें %d आ ही रहा है. राइट, फ्लोट की 3 सब टाइप्स में f का होना जरूरी है. सो %f, लोअर केस lf, कैपिटल L एंड लोअर केस f, एंड ये करेगा आपका लॉन्ग डबल का फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस. राइट, इन चीजों को जानने के बाद नाउ इट्स अ टाइम टू मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट व्हाट इज द वेरिएबल्स का लाइफ साइकिल. सो लेट्स मूव इनटू लुकिंग इनटू व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग द डेटा वी आर यूजिंग वेरिएबल्स. तो इस टाइप का डेटा वेरिएबल के साथ डिक्लेयर जब करते हैं तो उस वेरिएबल का लाइफ स्पैन क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल में कौन-कौन से स्टेजेस आते हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग ऑफ इट. So under this life cycle stages of variable goes with 3 stages in its life. And सबसे पहला stage is declaration of a variable. Declaration of a variable. Second stage is वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, definition of a variable, और उसी चीज को कहेंगे initialization of the variable. And the third stage is use of the variable. One by one we are going to discuss that. तो एक वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन होना चाहिए. बाय द वे वी आर डिक्लेयरिंग इट टू होम, वी आर डिक्लेयरिंग इट टू द कंपाइलर दैट आप जो अभी एंटिटी देख रहे हो दैट इज ऑफ सो एंड सो टाइप. तो ये डिक्लेरेशन करना पड़ेगा वेरिएबल के लिए, फिर उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी न किसी वैल्यू से. सो उस चीज को कहेंगे डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन, एंड फिर उस चीज को यूज करेंगे. सो लेट अस सी लाइक व्हाट आर द डिफरेंट रीडिंग पैटर्न, बहुत ध्यान से देखना है, एंड हाउ वी कैन गो विद डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. सो यहाँ पे इफ आई गो विद कैरेक्टर ch, ऐसे मैंने कुछ डिक्लेयर कर लिया. राइट, ending with semicolon. तो इसका रीडिंग ध्यान से देखना है. ch is a variable of type character. Next to that I can go with let us say integer number. So I'll mention number is a variable of type integer. Number is a variable of type integer. And then और एक टाइप के साथ करते हैं, चलो float, and I'm saying pi value. Right, रीडिंग कैसे होगा? pi value is a variable of type float. तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वो वेरिएबल किस टाइप का है उसका डिक्लेरेशन कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? कंपाइलर के लिए कर रहे हैं. राइट, सो वी आर टेलिंग इट, वी आर डिक्लेयरिंग इट टू कंपाइलर दैट डियर कंपाइलर ch इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर, नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, pi वैल्यू इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट. राइट, सो जैसे ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो अगर हम लोगों ने उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं दिया, बाय द वे व्हाई डू वी नीड वेरिएबल्स, क्योंकि हम लोगों को उसके अंदर डेटा को रखना है, दैट वी नो. सो इसके अंदर अगर कोई डेटा वैल्यू हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते हैं,
सिर्फ उसको डिक्लेयर किया, उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो दिस पर्टिकुलर वेरिएबल्स में होल्ड अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, जो अपने काम का नहीं है, उसको कहेंगे सी प्लस प्लस में द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज वैल्यूज। क्या कहेंगे? गार्बेज वैल्यूज, राइट। इसका तुरंत हम लोग प्रूफ देखते हैं कि जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं, तो उसके अंदर कौन सा वैल्यू रहता है, एंड दैट काइंड ऑफ वैल्यू इज मीनिंगलेस फॉर अस, सो वी जनरली कॉल इट एज गार्बेज वैल्यू। इसका तुरंत प्रूफ देखते हैं, एंड देन विल गो अहेड इनटू द फर्दर स्टेज ऑफ वेरिएबल, दैट इज डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन, राइट। ओके, सो लेट मी टेक यू इनटू द, सो लेट्स ट्राई टू सी द प्रूफ ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद उसके अंदर क्या वैल्यूज रहते हैं। सो दिस इज आवर रेगुलर फॉर्म डॉट सी, उसको मैं सेव एज कर रहा हूं सी डेमो 5 डॉट सी, राइट। एंड यहाँ पे character ch, and ch is a variable of type character, integer number is a variable of type integer, float pi value is a variable of type float। I hope कि रीडिंग बहुत क्लियर है। नाउ इनके अंदर अगर कोई वैल्यूज हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किए, डिफाइन नहीं किए, तो कौन सा वैल्यूज इनके अंदर रहते हैं वो एक बार चेक करते हैं। यहां पे मैं करूंगा printf वैल्यू ऑफ ch is, हाँ अभी किस टाइप का वैल्यू है वो, डू यू एग्री दैट इट्स अ कैरेक्टर टाइप का वैल्यू, तो यहाँ पे अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करना पड़ेगा। सो वैल्यू ऑफ ch is, हियर आई एम सेइंग %c, राइट, बिकॉज मुझे उसको कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट करना है, एंड कहाँ का वैल्यू मुझे कैरेक्टर के फॉर्म में प्रिंट करना है, तो आई विल बी यूजिंग व्हाट ch ओवर हियर। सो रिप्लेस दैट %c विद ch का वैल्यू। सिमिलरली अभी आगे you could be able to identify more genuinely value of number is % क्या यूज करेंगे d, एंड क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप है, एंड उस %d को रिप्लेस करें विद द हेल्प ऑफ नंबर का जो कुछ भी वैल्यू है उसके साथ, राइट। और एक प्रिंटफ करेंगे, एंड नाउ यू कैन थिंक ऑफ वैल्यू ऑफ व्हाट पाई वैल्यू इज, एंड यहाँ पे %f, एंड %f शुड बी रिप्लेस विद पाई वैल्यू, राइट। ओके, कंपाइल करते हैं, कंपाइलर इज हैप्पी, राइट, एंड अभी रन करते हैं, एंड प्लीज सी सम अनप्रेडिक्टेबल वैल्यूज आर देयर इनटू इट। तो जब भी हम लोग वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करते हैं विदाउट डिफाइनिंग इट, इट कंसिस्ट ऑफ द वैल्यूज व्हिच आर नॉट मीनिंगफुल फॉर अस, तो उन वैल्यूज को हम लोग कहेंगे गार्बेज वैल्यू। आई होप कि ये डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ वेरिएबल को डिक्लेयर जब करते हैं, रादर यूज भी करना है, तो उसके अंदर कुछ डेटा डाल के हम लोगों को उसको यूज करना है। सो लेट अस सी द सेकंड फेज ऑफ द वेरिएबल लाइफ साइकिल, दैट इज डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ पे जब उसको डिफाइन करना है या इनिशियलाइज करना है, आई नीड टू पास दैट पर्टिकुलर वैल्यू इनटू दिस वेरिएबल। तो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, प्लीज ऑब्जर्व। मैं ऐसे कर सकता हूं, कैरेक्टर ch, हाँ ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ, फिर मैंने क्या ch इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में a, व्हाई आई एम पुटिंग इट इन सिंगल कोट्स, व्हाई आई एम पुटिंग इट इन सिंगल कोट्स, बिकॉज़ कैरेक्टर लिटरल्स आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ व्हाट सिंगल कोट्स। तो ये एक वे हुआ, पहले डिक्लेयर किया फिर उसको डिफाइन किया। नाउ दोनों चीजें हम लोग साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, कैसे? कैरेक्टर ch इज इक्वल टू a, यहां पे मैंने दोनों फेजेस को कंबाइन कर लिया, डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन, राइट। ओके, वैसे ही नंबर के साथ कैसे कर सकते हैं, इंटीजर नंबर पहले उसको डिक्लेयर किया, एंड फिर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं, लेट अस से नंबर इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, कैन आई कंबाइन दिस फेजेस? यस श्योरली। सो इंटीजर नंबर is equal to 1 2 and 3, तो मैंने इसको डिक्लेयर भी कर लिया एज वेल एज इनिशियलाइज भी कर लिया, एंड देन आई कैन गो ऑन डूइंग दिस अलोंग विद दिस फ्लोट, लेट अस से पाई वैल्यू, एंड इसके साथ करेंगे व्हाट पाई वैल्यू is equal to 3.14, can I do it together? Yes, so that is float pi value is equal to 3.14, right। and now एक बार मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो that particular entity, that particular variable is holding some meaningful values inside it, right। जब मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता हूं तो it holds what garbage value। so I hope कि declaration as well as definition और initialization is very clear, right। okay, now next is उसको यूज करना है, तो किस चीज के लिए यूज करेंगे? sometimes we use it for printing purpose, sometimes we use it for putting it inside some of the expressions, something like that। तो इस वेरिएबल का यूज बहुत जगह पे हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाई वैल्यू का अगर मैंने यूज किया है तो उसको मैं एरिया कैलकुलेशन में यूज करूंगा, सर्कमफरेंस कैलकुलेशन में यूज करूंगा, इस नंबर को मैं प्रिंटिंग के पर्पस के लिए यूज करूंगा। सो दैट फेज इज जनरली नोन एज व्हाट यूज। फॉर एग्जांपल मुझे नंबर का वैल्यू को प्रिंट करना है, सो आई सिंपली से printf %d एंड दिस %d विल बी रिप्लेस्ड बाय नंबर, राइट। ओके, तो इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। सो दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज इनिशियलाइजेशन एंड दिस इज यूज ऑफ द वेरिएबल। हम लोग दोनों फेजेस मतलब डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन को एक साथ यूज कर सकते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। सो आई होप ये तीनों स्टेजेस डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड इनिशियलाइजेशन एंड यूज आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता चला, बिकॉज इन ईच एंड एवरी प्रोग्राम वी आर गोइंग टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। So let's move into the next interesting entity, that is range of a data type, रेंज ऑफ डेटा टाइप। हम लोग ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है इनको बहुत सिंपल रखेंगे, बट यहाँ पे एक बहुत जेन्युइन चीज हमको पता चलने वाली है। सो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इट इज। सो फर्स्ट एक एग्जांपल के रूप में मैं पहले कंसीडर करने वाला हूं, कैन वी कैलकुलेट रेंज ऑफ 3 बिट्स। कॉन्सेप्ट इज रेंज ऑफ 3 बिट्स, मतलब 3 बिट्स के साथ मैं कितने वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास एक बिट है तो वी कैन रिप्रेजेंट टू वैल्यूज, जैसे इसको दे दिया 0, इसको दे दिया 1. इफ आई हैव टू बिट्स आई कैन रिप्रेजेंट फोर वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1. ये वैसे ही चलेगा. 2 raised to number of bits is equal to values to be represented, राइट. तो अगर अपने पास 3 बिट का रेंज कैलकुलेट करना है तो हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा 2 raised to 3 is equal to how many different values we can represent, 8 different values we can represent. अभी रेंज का बात करते हैं, मतलब 3 बिट के साथ मैक्सिमम कितने वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगे, 8 वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगे. उसमें से इफ वी आर कंसीडरिंग बैलेंस्ड अरिथमेटिक, बैलेंस्ड नंबर सिस्टम, तो इनमें से आधे नंबर, हाफ ऑफ द नंबर गोज टुवर्ड्स नेगेटिव साइड एंड हाफ ऑफ द नंबर गोज टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. सो 8 में से 4 नंबर आए नेगेटिव साइड में एंड 4 नंबर आए पॉजिटिव साइड. आई होप इट इज सिंपल कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर. 3 बिट में से 2 raised to 3 8 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें नेगेटिव साइड में आधे वैल्यूज, पॉजिटिव साइड में आधे वैल्यू. चलो पहले नंबर लाइन लिखते हैं एंड नेगेटिविटी को खत्म करते हैं, राइट. ओके, सो नेगेटिव नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट होंगे, -1 -2 -3 एंड -4. तो नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेड विद द नेगेटिव साइड एंड -1 से लेके -4 चार नेगेटिव नंबर मैंने मेंशन कर लिए, राइट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज 0, पॉजिटिव या नेगेटिव. इन प्रोग्रामिंग वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एज फर्स्ट पॉजिटिव नंबर. और एक भी रीजन है, वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग 0 एज -0, माइनस साइन के साथ उसको नहीं रिप्रेजेंट करना है. ये बात तो अलग है कि स्कूलिंग में हम लोगों ने काउंटिंग शुरू किया था 1 से, राइट. बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जब भी हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर हैज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट, 0. सो पॉजिटिव साइड में अगर 4 नंबर्स लिखने हैं तो फर्स्ट इज 0, नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2, नेक्स्ट इज 3 एंड ये हुए 4 पॉजिटिव नंबर्स. सो रेंज कहां से कहां तक हुआ, -4 से लेके +3 तक. ये हुआ रेंज ऑफ 3 बिट्स. सो रेंज ऑफ 3 बिट्स इज इक्वल टू -4 to +3. सिंपल कैलकुलेशंस है. अगर ये कैलकुलेशंस आपको पता चल गए देन इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक इनटू द रेंज ऑफ डेटा टाइप. आई होप कि ये कैलकुलेशंस क्लियर है एंड इसको रेफरेंस के लिए साइड में रखते हैं सो दैट वी कैन गो विद फर्दर कैलकुलेशंस, राइट. यहां पे इसको रख दिया मैंने. नाउ लेट अस थिंक अबाउट कैरेक्टर एज अ डेटा टाइप. सो कैरेक्टर डेटा टाइप वी नो दैट इट इज इन नीड ऑफ 1 byte ऑफ मेमोरी स्टोरेज. सो कैसे कैलकुलेशंस करने हैं प्लीज सी. 1 कैरेक्टर इज इन नीड ऑफ 1 byte डेटा स्टोरेज. 1 byte इज इक्वल टू 8 बिट्स. सो हम लोगों को अभी रेंज ढूंढना पड़ेगा कितने बिट्स का, 8 बिट्स का, राइट. सो 8 बिट्स का रेंज ढूंढते हैं. यहाँ पे 3 बिट्स का रेंज का कैलकुलेशन आपके सामने है. उसी तरीके से 8 बिट का रेंज ढूंढेंगे. सो 2 raised to 8 is equal to 256. Half of the number will goes in negative direction, half of the number will goes in positive directions, right. Okay, कितने आए हाफ नंबर्स, दिस इज 128 नंबर्स एंड दिस आर 128 नंबर्स. कैसे रिप्रेजेंट होंगे, -1 से लेके इस साइड में आएंगे -128 एंड जब 0 से शुरू करेंगे तो इस साइड में आएंगे 127. So what is the range for a character data type? So character data type goes with -128 से लेके +127 तक. There's nothing to mug up in this. We are not fact machine. हम लोग रटने की कोशिश नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, राइट. So what is the concept? Character data type needs 1 byte storage. 1 bytes means 8 bits. 8 bit का रेंज को ढूंढने के लिए 2 raised to 8 is equal to जो भी नंबर बनेगा half of the number towards negative side, half of the number towards positive side. So ये बना -128 से लेके +127. बढ़िया, yes. अभी डेनिस रिची ने और एक फैसिलिटी दिया है. डेनिस रिची सेज दैट अगर आप रेंज को देखते टाइम अगर साइन का कंसिडरेशंस कर रहे हो तो दैट पर्टिकुलर रेंज इज नोन एज, इस टाइप का रेंज को कहते हैं साइंड रेंज. क्या कहेंगे, साइन रेंज. जहां पे साइन का केयर किया है, मतलब नेगेटिव साइड में भी नंबर्स है हाफ नंबर्स एंड हाफ नंबर पॉजिटिव साइड में भी है. एज वेल एज उसने कहा अगर आपको साइन का केयर करना नहीं है तो उस केस में आप सिर्फ नंबर्स को पॉजिटिव जोन में ही देख सकते हैं, पॉजिटिव जोन में. तो उस केस में कैसे बनेगा, सो 2 raised to 8 is equal to 256. फिर आधे नंबर नेगेटिव साइड में नहीं जाएंगे, सारे के सारे नंबर होंगे पॉजिटिव साइड में. तो यहाँ पे रेंज कैसे बना, 0 से लेके 255 तक. एंड दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ द नंबर वेयर वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द साइन एंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज नोन एज अनसाइंड रेंज. क्या कहेंगे इसको, अनसाइंड रेंज, जहां पे सिर्फ पॉजिटिविटी का हम लोगों ने सोचा है, राइट. सो इन सी एंड C++ दोनों भी लैंग्वेज में वी हैव 2 कीवर्ड्स, one to represent the signed data that is signed and one to represent unsigned data that is what, unsigned, right. And unsigned means only positive direction में consideration, sign means sign का care has been taken. And by default मतलब जब हम लोग सिर्फ डेटा टाइप यूज करेंगे without saying whether it's a signed or unsigned, तो by default it is always treated as signed. एक बार फिर से by default it is always treated as what, signed. I hope कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये, राइट. सो कैरेक्टर का रेंज इज समथिंग लाइक दिस. सो अगर कॉन्सेप्ट आपको पता चला है तो आप सारे के सारे न्यूमेरिक डेटा टाइप के रेंज फाइंड आउट कर सकते हो. लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट फाइंडिंग द रेंज ऑफ द शॉर्ट. ये रेफरेंस के लिए यहां पे रखते हैं. ये हुआ रेंज ऑफ व्हाट, कैरेक्टर्स, राइट. ओके, नाउ लेट्स गो ऑन सर्चिंग फॉर द रेंज ऑफ शॉर्ट, राइट. शॉर्ट वैल्यू इज इन नीड ऑफ 2 bytes. 2 bytes मींस 16 bits, राइट. तो हमको ढूंढना पड़ेगा द रेंज ऑफ 16 बिट्स एंड 2 raised to 16 इज इक्वल टू 65,536, राइट. अगर हम लोगों को साइन नंबर का केयर करना है तो आधे नंबर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, आधे नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो दिस विल बी -32,700 समथिंग टू +32,700 समथिंग, राइट.
ये हुआ इसका कौन सा रेंज, साइन रेंज। एंड अगर अनसाइन रेंज का करना है तो डेफिनेटली वी विल गो ओनली इन डायरेक्शन 2 raised to 16 इज इक्वल टू 65,536। सो अनसाइन रेंज विल बी 0 से लेके 65,535, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया। सो दिस इज अ साइन रेंज फॉर अ शॉर्ट एंड दिस इज द अनसाइन रेंज फॉर द शॉर्ट। इजी कैलकुलेशन। तो इंटीजर के लिए अगर 4 बाइट मान के चले तो कैसे रेंज होगा? So 2 raised to 4 bytes means 32. 2 raised to 32 जितना बड़ा नंबर आएगा, आधे नंबर नेगेटिव आधे नंबर पॉजिटिव। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ साइन इट बिकम साइन रेंज। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव में नंबर्स देखने हैं तो इट्स अ अनसाइंड रेंज। लॉन्ग के लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे? लॉन्ग टेक्स 4 बाइट्स। सो अगेन 4 बाइट्स मींस 32 बिट्स। 2 raised to 32 जो नंबर बनेगा, हाफ नंबर नेगेटिव हाफ नंबर पॉजिटिव। राइट, बढ़िया कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जब आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइप कास्टिंग करके एक टॉपिक आएगा आगे, उसमें हम लोग इसको जरूर देखने वाले हैं। इसका आपको जरूर प्रूफ मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द रेंज ऑफ दिस डेटा टाइप। जब हम लोग लूप्स का बात करेंगे तो उस टाइम पे इसका प्रूफ मैं देने वाला हूं। राइट, आई होप कि दिस जेन्युइन कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर फॉर एवरी वन ऑफ यू। एंड इस वजह से अपना जो डायग्राम है, वो जो चार्ट है, उसको अभी कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा था 80% ही वो चार्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है। राइट, इसको कंप्लीट करते हैं। लेट मी erase few things. हाँ, चलो। सो नाउ व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ साइंड एज वेल एज अनसाइंड, तो कैरेक्टर के लिए साइंड अगर कैरेक्टर है तभी भी हम लोग %c ही यूज करेंगे, अनसाइंड भी कैरेक्टर है तभी भी हम लोग %c ही यूज करेंगे। पर शॉर्ट के लिए अगर वो साइंड है तो हम लोग यूज करेंगे %d, अगर वो अनसाइंड है तो हम लोग करेंगे %u। तो ये नया है सामने। राइट, अनसाइंड के लिए वी यूज %u, इंटीजर के लिए इट्स %d एंड अनसाइंड इंटीजर के लिए %u। लॉन्ग के लिए कैन यू गेस? %d एंड %lu, that is long unsigned. And float double and long double के लिए we do not have the range का concept. Right, so range concept is applicable for char, short, int as well as long, and accordingly you will find one more format specifier that has been introduced and that is %u to print unsigned numbers. Right, तो इस हिसाब से इस टेबल में और भी 2-3 कीवर्ड का इंक्लूजन मैं यहीं पे करने वाला हूं। So we use the range as what? Signed range and unsigned range, as well as to see the sizes of this data type we use the keyword as size of. use the keyword as size of. तो out of the total 32 keywords of the C, यहाँ पे कुछ keywords आपके सामने आएंगे एंड उन कीवर्ड का लिस्टिंग देखते हैं। अभी ध्यान से एक बार चार्ट को देख लो तो पता चलेगा कौन कौन से कीवर्ड को हम लोगों ने टच किया है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चार्ट ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स। सो राइट, सो प्राइमरी में चार्ट के हिसाब से पहला कीवर्ड कम्स एज कैरेक्टर, नेक्स्ट कीवर्ड कम्स एज शॉर्ट, नेक्स्ट कीवर्ड कम्स एज इंट, नेक्स्ट वन एज लॉन्ग, फिर आया फ्लोट, फिर नेक्स्ट वन इज डबल। लॉन्ग डबल तो यहां पे कवर हो रहे हैं। राइट, नेक्स्ट कम्स एज व्हाट? दिस नंबर्स कैन बी साइंड एज वेल एज अनसाइंड, signed as well as unsigned, and one more thing, that is what? Size of. Right, so out of the 32 keywords यहाँ पे 9 keywords हम लोगों ने खत्म किए with the simpler chart of primary data type. So I hope this genuine chart is very clear for you all. इस चार्ट को ड्रॉ करना है बढ़िया तरीके से एंड इसको आपके ब्रेन के मेमोरी मैप में छाप देना है, because this is a very essential entity not only for C programming language but it is equally applicable for C++ also. इस सेशन में इतना ही रखते हैं। It's a very right time to move into a very interesting topic known as software development life cycle. Now we know that a single program can be treated as a software or a group of a program can be treated as a software. चाहे वो सिंगल प्रोग्राम हो या बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो, उसको डेवलप करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है एंड उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं SDLC, स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके ऊपर जो कॉम्प IT NTC के लोग हैं जब आगे जाएंगे तो एक बढ़िया सब्जेक्ट स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का। So let's see like what are the different steps for development of any software, and we are going to study a very traditional model, and this model is known as waterfall model, and it's a very systematic step-by-step process. When we follow that, we'll be able to develop a very genuine program or very genuine software. So let us see like what are the first step into this. So obviously the first step of any development is requirement analysis, जहां पे आप client की तरफ से requirements को gather करते हो, and depending on his requirement we go into the next step, that is system designing and followed by coding. ऐसे नहीं है कि क्लाइंट से रिक्वायरमेंट मिलते ही यू स्टार्ट पुलिंग द कीबोर्ड एंड स्टार्ट कोडिंग ऑनटू इट। नो, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रॉपर डिजाइनिंग करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट एंटिटीज आई सपोज टू इंक्लूड इनटू इट, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सो दैट क्लाइंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। एंड यहाँ पे इनसाइड द सिस्टम डिजाइन वी आर गोइंग टू स्टडी 2 एंटिटीज, एक को कहेंगे एल्गोरिदम
right? Do we know the definition of algorithm? Yes, it's a step by step process for executing any of the program, or it's a step by step process that has been designed to solve any problem. So that is what the algorithm is. And इसी algorithm का एक pictorial representation भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, and that pictorial representation is known as flow chart, right? तो इस कंप्लीट फ्लो में, मतलब जो वाटरफॉल मॉडल है, रिक्वायरमेंट के बाद हम लोग जब डिजाइन प्रोसेस में है तो वहां पे दो चीजें फॉलो होंगी, एक तो एल्गोरिथम डिजाइनिंग एज वेल एज उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज फ्लो चार्ट। एंड तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? कोडिंग की तरफ। एंड देन वी गो इनटू द कोडिंग एंड नेक्स्ट फेज कम्स एज व्हाट? टेस्टिंग इनटू दिस, राइट? डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू टेस्ट हमने जो डेवलप किया है सॉफ्टवेयर, दैट इज वर्किंग इन अ फाइन वे और नॉट। एंड देन नेक्स्ट फेज कम्स एज व्हाट? डिप्लॉयमेंट। ये जो बना हुआ सॉफ्टवेयर है टेस्टेड फाइन है, वो आप डिप्लॉय करते हो क्लाइंट एंड की तरफ, एंड देन वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स चलते हैं तो देन वी गो विद द नेक्स्ट फेज नोन एज मेंटेनेंस। सो दिस इज अ वेरी नाइस मॉडल that has been followed by most of the project development process. So it's a 6 steps process जहां पे हम लोग क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं। नेक्स्ट इज वी आर डिजाइनिंग द सिस्टम, जहां पे दो चीजें हम लोग यूज करेंगे, एल्गोरिथम्स एज वेल एज फ्लो चार्ट। एंड देन उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए वी गो विद द कोडिंग थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉलोड बाय टेस्टिंग अगेंस्ट रिक्वायरमेंट एंड देन डिप्लॉयमेंट एट क्लाइंट साइड। एंड वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो वी गो टुवर्ड्स मेंटेनेंस। So let us take example of the algorithms हम लोग कैसे लिखते हैं, what are the different symbols that appears into the flow chart, because it's a pictorial representation। तो अगर algorithm को pictorially represent करना है तो flow chart यूज करते हैं। तो flow chart के क्या क्या symbolic notations है, and this I am going to explain you with the help of few examples। So please observe how we can go with system designing with algorithms as well as flow charts। Now these are some of the symbols that has been used in the flow chart। पहले इनको समझते हैं, राइट? डू नॉट बी पैनिक एट लुकिंग टुवर्ड्स वेरी न्यू सिंबल्स की इनको कैसे यूज करेंगे, दोनों भी समझाने वाला हूं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोसेस इज, राइट? तो ये जो रेक्टेंगल करके सिंबल है, दैट विल बी यूज्ड फॉर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्रोसेस को कर रहे हो इन एल्गोरिथमिक्स लाइक एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेरेशंस है, इनिशियलाइजेशंस है, वो हम लोग सारे प्रोसेस ब्लॉक के साथ करेंगे, जो प्रोसेस ब्लॉक इंडिकेट होगा विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, हम लोग ये पैरेललोग्राम यूज करेंगे, राइट? एंड जब भी इनपुट मतलब कोई इनपुट सिंबल्स को रीड करना है, किसी नंबर को रीड करना है, किसी चीज को प्रिंट एफ से प्रिंट करना है, तो इन दैट केस विल बी यूजिंग दिस इनपुट एंड आउटपुट सिंबल। नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, जब भी हम लोगों को प्रोग्रामिंग में डिसीजंस लेने हैं, जैसे कि इफ एल्स या लूपिंग के केसेस में, सो इन दैट केस विल बी यूजिंग अ डायमंड शेप एंड दैट विल बी वर्किंग एज अ डिसीजन मेकिंग एंटिटी। आई होप कि एटलीस्ट दिस सिंबल्स ये आपको पता चले होंगे। रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर प्रोसेसेस, पैरेललोग्राम हम लोग यूज करेंगे इनपुट एंड आउटपुट के लिए, एंड डायमंड शेप का एंटिटी यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी फ्यू मोर सिंबल्स इनटू दिस, राइट? जब हम लोगों को कनेक्शंस दिखाने हैं, मान लो कि आपका फ्लो चार्ट इज वेरी ह्यूज, राइट? एक पेज में खत्म नहीं हो रहा है, सो उसके बाद आप कनेक्टर ड्रॉ करोगे एंड दैट कैन बी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट पेज विद द कनेक्टर ओनली। सो दिस इज द कनेक्टर व्हिच इज अ सर्कुलर सिंबल, राइट? अभी प्री डिफाइंड जो प्रोसेसेस है, जो पहले से ही डिफाइंड है एंड आपके एल्गोरिथम में आपको उसको यूज करना है, सो ये स्पेसिफिक सिंबल विल बी यूज्ड फॉर प्री डिफाइनिंग फॉर प्री डिफाइंड प्रोसेस। एंड जहां पे प्री डिफाइंड प्रोसेस मतलब क्या? रेडिली अवेलेबल जो फंक्शंस है, सब रूटीन्स है, उनको कॉल करने के लिए वी आर इन नीड ऑफ दिस प्री डिफाइंड प्रोसेस व्हिच इज इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल, राइट? तो नेक्स्ट जो सिंबल है वो हम लोग टर्मिनेट करने के लिए यूज करेंगे, प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, राइट? सो एंड दिस एरो वी आर गोइंग टू यूज फॉर इंडिकेशंस ऑफ फ्लो लाइन, क्योंकि ये फ्लो चार्ट है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कहां पे जाएगा, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय एरोज। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट ये जो सिंबॉलिक नोटेशंस है उनको कनेक्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस एरोज, right? So arrows, then start and end symbol, predefined process, this is connector, and previously decision making, this is for input and output processes, and this is for a process। Let us try to understand कि एक प्रॉब्लम को हम लोग एज अ रिक्वायरमेंट लेते हैं, उसका एल्गोरिथमिक स्टेप्स देखते हैं, एंड देन विल गो ऑन डिजाइनिंग द फ्लो चार्ट ऑफ दिस। देन यू विल गेट टू नो अ बेसिक आइडिया अबाउट हाउ द फ्लो चार्ट्स कैन बी डिजाइन। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट वन सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड द प्रोसेसेस टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट। तो आपको क्या क्या चाहिए? Obviously, the first thing that you are in need of radius. So user से radius को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके ऊपर पाई आर स्क्वायर का फंक्शनलिटी करके जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एंड फिर उस वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करेंगे एरिया के आउटकम के रूप में और इस प्रोग्राम के आउटकम के रूप में। So let us think about what are the algorithmic steps into this, right? So the first step will be obviously a start. Second will be accept the radius or input the radius of the circle. Let us say that is r. Right. Third step is use the formula pi r square and store the result in the variable area. Pi r square से कैलकुलेशन करते हैं एंड एरिया नाम के वेरिएबल में उस रिजल्ट को स्टोर करेंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप 4 इज ऑब्वियसली हम लोगों को आउटकम दिखाना है, सो प्रिंट एरिया एंड एंड में विल गो विद स्टॉप। सिंपल एल्गोरिथमिक प्रोसेस, start the activity, accept the radius, perform pi r square, store the area in area variable, next print area and stop the activity। अभी इसी एल्गोरिथम फॉर्म को अगर मुझे फ्लो चार्ट के रूप में देखना है, सो व्हाट आर द डिफरेंट सिंबॉलिक नोटेशन दैट अपीयर्स इन द फ्लो चार्ट? प्लीज ऑब्जर्व, ये बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे स्टार्ट के लिए
as well as the same symbolic notation will be used for end also, right? Okay, and then we are reading this. So input and output processes, we are using the parallelogram, right? Read the value of radius into r. Then next will be 3.14 pi value into r into r. तो pi r square calculate हुआ, कहां पे स्टोर हुआ? एरिया में. ये प्रोसेस है, so indicated by the rectangle. And then we need to print the area. Input output symbolic notations, print the area and followed by what? Stop. So this is how we can represent the algorithmic steps into the pictorial representation, and we can call this as a flow chart for this algorithm. Okay, let's see one more example. So और भी चीजें क्लियर होंगी, बिकॉज ये जो फ्लो चार्ट अभी आप देख रहे हो, मैंने सारे के सारे सिंबॉलिक नोटेशन उसमें अभी तक यूज नहीं किया. सो लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम टू आइडेंटिफाई व्हाट वी कैन गो विद. नाउ इस प्रॉब्लम में डिजाइन एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम. यूजर से 10 अलग अलग नंबर्स को एक्सेप्ट करना है एंड उसका समेशन हम लोगों को डिस्प्ले करना है. डू वी एग्री दैट इस प्रोसेस में हम लोगों को यूजर से 10 बार नंबर्स को एक्सेप्ट करके उसको सम में ऐड करना पड़ेगा? यस. एंड इन सच अ केस वी आर इन नीड ऑफ लूप्स. तो यहाँ पे अल्गोरिथम में भी कुछ नया चीज दिखाई देगा, एज वेल एज फ्लो चार्ट में भी आपको नए सिंबल्स दिखाई देंगे. सो लेट्स सी, लाइक एज यूजुअल द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? स्टार्ट. सेकंड स्टेप इज हम लोग एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे 1 से. ये चलेगा 1 से लेके 10 तक, एंड जब तक ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 है तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते जाएंगे, राइट? ओके, सो इस केस में हम लोगों को इंटरमीडिएट सम को होल्ड करने के लिए एज वेल एज इनिशियल सम को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम लेंगे सम एंड जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0, बिकॉज ये एडिशन में इन्वॉल्व है, राइट? अगर ये मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता तो उसका इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या लेते? 1 लेते, ताकि 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते तो एंटायर रिजल्ट बिकम्स 0, दैट वी नो, राइट? सो रीड अ नंबर से n, जो नंबर यूजर से एक्सेप्ट होगा उसको हम लोग n वैल्यू में लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड दैट n वैल्यू इनटू द सम, राइट? जैसे एक नंबर ऐड कर दिया सम में तो इस काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट? एंड तब चेक करेंगे कि इफ द काउंट वेरिएबल इज लेस देन और इक्वल टू अगर 10 है, से ये 1 से लेके 10 तक अगर चला, तो इन दैट केस इफ यस रिपीट फ्रॉम स्टेप 4. अगर ये लेस देन और इक्वल टू 10 है तो हम लोगों को वापस नंबर को एक्सेप्ट करना है, उसको सम में ऐड करना है, काउंट को इंक्रीमेंट करना है. अगर ये काउंट हैज बीन रीच्ड टू द 10 अबव, देन इन दैट केस वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस लूप एंड डिस्प्ले द सम एंड गो टू स्टेप 8, एंड इन दिस केस द 8 विल बी स्टॉप, राइट? तो यहाँ पे लूपिंग वाला प्रोसेस है. कहां पे लूपिंग होगा? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ये काउंट के वैल्यू के ऊपर लूपिंग हम लोग डिसीजन ले रहे हैं. एंड यहाँ पे इफ यस रिपीट फ्रॉम स्टेप नंबर 4, एंड जब ये डिसीजन होगा नो, तो वी आर रीचिंग टू व्हाट? एंड बाय डिस्प्लेइंग द समेशन ऑन टू द कंसोल. लेट्स सी, लाइक फ्लो चार्ट के नोटेशंस में ये कैसे दिखता है. So we'll be starting with this. X का वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 1 से and sum is equal to what? 0. And then we are reading the value of n, a number from the user, and then उसको सम में ऐड करना है, राइट? जैसे एक नंबर ऐड हो गया, we'll be incrementing the counter by 1 and we are checking. ये हुआ डिसीजन बॉक्स. सो x का वैल्यू आप लोग लेस देन और इक्वल टू 10 को चेक कर रहे हो. अगर वो नो है, मतलब ये ग्रेटर देन 10 हो चुका है, तो प्रिंट करोगे सम को. एल्स अगर ये यस है, मतलब लेस देन 10 है और इक्वल टू 10 है, तो आपको वापस एक नंबर एक्सेप्ट करना है, उसको सम में ऐड करना है एंड देन इंक्रीमेंट द काउंटर बाय 1, राइट? जैसे सम डिस्प्ले हो जाएगा, एंड वैल्यू विल बी अ स्टॉप. सो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ब्लॉक इज इन्वॉल्व, जहां पे यस नो के हिसाब से यू आर गोइंग टू डायरेक्ट टू पर्टिकुलर स्टेप्स and then we are able to take a proper decisions or looping systems into the flowchart also. So I hope you understood with the help of both the example कि how this algorithmic steps and corresponding flowchart works. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगले सारे प्रोग्रामिंग के सेशन में हम लोग either will go with the algorithm or will go with the flowchart. Most of the times हम लोग algorithmic way से ही सारे के सारे programs को implement करेंगे. I hope you understood this very nicely. and अभी different algorithms के लिए आप बहुत बढ़िया flowcharts draw कर सकते हो. So इस सेशन में जब आप लोग ऐसा करेंगे, मोर अबाउट वेरिएबल मींस वेरिएबल के बारे में और कुछ नया जानकारी लेना है, तो इसके पहले वेरिएबल के बारे में क्या पता है? We know the definition of a variable. It's a name given to memory location used for data storage, and its data can vary, so we call it as variable. To study the variable, we need identifier, data types, memory requirements, scope, and storage class. ये चीजें हम लोग देखते हैं. हमने वेरिएबल्स के दो टाइप को देख चुका है, that is primary variable और secondary variable. You can call them as primitive variables or secondary variables also. And then we learn many things about the life cycle of the variable, that is declaration, definition or initialization, and the use of variable. तो इस more about variable में बहुत genuine एक टॉपिक स्टडी करने वाला है, that is what are the storage classes that are associated with variable. Next to that, दो important keywords है जो वेरिएबल के साथ ही यूज होंगे, and those are const keyword as well as volatile keyword. तो इस सेशन में डिस्कस करेंगे storage classes followed by const keyword followed by volatile keyword. So let's begin with. As far as storage classes are concerned, let us try to understand कि basic requirement उसको study करने के लिए क्या है, and फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, right? So we have seen in John von Neumann concept that every program has to come in the memory known as RAM.
for the purpose of execution. And then यहाँ पे बैठा है what? Microprocessor. And this microprocessor executes our code with the help of operations known as fetch, decode and execute. ये चीजें हमको पता है, right? So my program should come inside RAM, and as the microprocessor is able to deal with RAM for its fetch, decode and execute operations, so RAM is also known as main memory. So one very common entity जो हम लोगों को यहाँ पे जानना है कि अपना प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम पे दैट प्रोग्राम इज प्रेजेंट इनसाइड व्हाट? रैम. वो प्रोग्राम रैम के अंदर है, वो प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर है, राइट? ओके, नाउ व्हाट आर स्टोरेज क्लासेस? स्टोरेज क्लास इज गोइंग टू डिफाइन 3 to 4 थिंग्स अबाउट इट. एक, जब हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो वो कौन से मेमोरी में रहता है, सो वेयर इट गेट्स स्टोर्ड. हम लोग डिटेल में बात तो करने वाले हैं, बट लेट मी टेल यू कि स्टोरेज क्लासेस ऑफ वेरिएबल मींस व्हाट. तो पहला चीज ये आपको बताएंगे कि आपने जो वेरिएबल के साथ जो स्टोरेज क्लास लिखा है उसके हिसाब से ये वेरिएबल कहां पे रहेगा, कहां पे स्टोर होगा, राइट? सेकंड थिंग, अगर आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया तो उसके अंदर क्या वैल्यू रहेगा, सो व्हाट इज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू. डिफॉल्ट वैल्यू आप लोगों ने अगर उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो उसके अंदर कौन सा वैल्यू रहता है, दैट इज अगेन डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज क्लास. थर्ड थिंग इज, हाँ, वो वेरिएबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस स्टोरेज क्लास के साथ, तो उसका लाइफ स्पैन क्या रहेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड उसका स्कोप क्या रहेगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो ये चार चीजें डिसाइड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज क्लास दैट वी सपोज टू यूज अगेंस्ट वेरिएबल. तो आप कहोगे सर हमने वेरिएबल्स के बारे में इतना कुछ देखा है, अभी तक ये क्यों नहीं देखा? दिस इज एडिशनल एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल, ये आपको पता चल जाएगा. एंड ये चार एस्पेक्ट्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज क्लास. सो सी एंड सी प्लस प्लस में ये कॉमन एंटिटी है, तो कितने स्टोरेज क्लासेस है, एंड हियर वी कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 स्टोरेज क्लासेस विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल. डिटेल में हर एक चीज डिस्कस करेंगे. सो 4 स्टोरेज क्लासेस कौन से हैं? पहला स्टोरेज क्लास इज ऑटो, सेकंड स्टोरेज क्लास इज रजिस्टर, third storage class is extern, and fourth storage class is static. तो ये चार नए कीवर्ड्स के साथ अभी हमको बात करना है एज अ टॉपिक अगेंस्ट स्टोरेज क्लास, राइट? सो लेट्स मूव वन बाय वन इनटू द डिटेलिंग्स ऑफ दिस. सो सबसे पहला स्टोरेज क्लास इज ऑटो स्टोरेज क्लास. ऑटो स्टोरेज क्लास, राइट? बहुत ध्यान से सुनना है व्हाट दिस मींस. ऑटो मींस ऑटोमेटिकली. तो जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो विद इंटीजर नंबर, एंड इसका रीडिंग कैसे किया हमने, नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. ये तो हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, राइट? तो इस केस में अगर आपने स्टोरेज क्लास नहीं लिखा, स्टोरेज क्लास कहां पे लिखेंगे? डेटा टाइप के पहले यू सपोज टू राइट व्हाट? स्टोरेज क्लास. एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग एनी स्टोरेज क्लास, बाय डिफॉल्ट द स्टोरेज क्लास बिकम्स ऑटो, इसलिए उसको ऑटो स्टोरेज क्लास कहते हैं. अगर आपने लिखा नहीं, बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल इस स्टोरेज क्लास से बिलोंग करेगा, ऑटो स्टोरेज क्लास से बिलोंग करेगा. इसका मीनिंग अभी तक जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने किए वो सारे के सारे क्या थे? ऑटो स्टोरेज क्लास के थे. Many of the times it happens that auto is the first keyword in the listing of keyword of C. फिर भी if you are not using this storage class, then automatically it is considered as auto. तो आप जब लिखते नहीं हो तो भी कंसिडर किया जाता है what? Auto storage class. So rarely seen keyword or rarely used keyword, right? Okay, anyway, but अभी इसके प्रॉपर्टीज देख रहे हैं. जब किसी वेरिएबल का स्टोरेज क्लास ऑटो है तो दैट वेरिएबल इज गोइंग टू गेट स्टोर्ड इनसाइड मेन मेमोरी. कहां पे रहेगा वो वेरिएबल? दैट वेरिएबल का स्टोरेज इज हैपनिंग इनसाइड व्हाट? मेन मेमोरी, राइट? वन मोर थिंग हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, अगर इस नंबर को सिर्फ डिक्लेयर किया, इसको हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, तो इसके अंदर एक वैल्यू रहेगा दैट इज अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, और वी कैन कॉल इट एज गार्बेज वैल्यू. इफ इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड देन इट विल होल्ड व्हाट वैल्यू? गार्बेज वैल्यू. इसको हम लोग अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू भी कह सकते हैं, राइट? सो ये दो चीजें तो प्रॉपर्टीज तो पता चले. ऑटो स्टोरेज क्लास विल स्टे इन मेन मेमोरी एंड इट होल्ड्स गार्बेज वैल्यू इफ नॉट इनिशियलाइज्ड बाय प्रोग्रामर. नेक्स्ट टू दैट, जब हम लोग स्कोप और लाइफ का बात करेंगे, लाइफ स्पैन ऑफ अ वेरिएबल का बात करेंगे, तो ये मोर सिग्निफिकेंटली आपको फोर्थ यूनिट में पता चलने वाला है. बट आज वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इट ओवर हियर. जिस फंक्शन के अंदर, मतलब मेन के अंदर अगर कोई वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो मेन तक ही सीमित होगा. मेन के ब्लॉक के बाहर, हाउ वी मेंटेन द ब्लॉक इन प्रोग्रामिंग? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रेस. तो इस ब्लॉक के बाहर वो वेरिएबल का मिलना मुश्किल है. मतलब दैट वेरिएबल का लाइफ इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड, राइट? एंड ऑटो स्टोरेज क्लास, if we are thinking about its lifespan is also limited to what? Block of that variable. So उसका जो प्रॉपर्टी है limited to block in which it is declared, right? तो ये तीन प्रॉपर्टीज बनते हैं किसके साथ? ऑटो. तो अभी तक के जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने देखे यहां तक के प्रोग्रामिंग में, सारे के सारे किससे बिलोंग करते थे? ऑटो स्टोरेज क्लास से. ऑटो स्टोरेज क्लास वेरिएबल विल स्टे इन मेमोरी, इट विल होल्ड द गार्बेज वैल्यू और अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू, एंड इसका लाइफ स्पैन इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड. ब्लॉक के बाहर गए, वेरिएबल इज डेड, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, राइट? ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो स्टोरेज क्लास. लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास. वेरी इंटरेस्टिंग वन, रजिस्टर स्टोरेज क्लास. अभी डिक्लेयर कैसे करना है? फॉर एग्जांपल इफ आई गो विद इंटीजर नंबर एंड नंबर के पहले
ये इंटीजर नंबर के डेटा टाइप के पहले मैंने अगर यूज कर लिया रजिस्टर, तो अपना नंबर जो वेरिएबल है वो बिलोंग्स टू विच स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अभी ये नया फंडामेंटल है, राइट? प्रोबेबली मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट द रजिस्टर्स आर, सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट रजिस्टर इज, राइट? ये रजिस्टर नहीं है वो फिजिक्स वाला, ये रजिस्टर है जो माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में यूज होगा। तो कैसा कॉन्सेप्ट है प्लीज सी। हम लोगों ने देखा कि दिस इज व्हाट अ मेन मेमोरी into which our program is stored and who executes the program, माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, राइट? तो वो कौन सा ऑपरेशंस के थ्रू प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है? पहला प्रोग्राम मेन मेमोरी से कहां पे आएगा? माइक्रो प्रोसेसर में। ऑपरेशन इज नोन एज व्हाट? फेच फॉलोड बाय डिकोड फॉलोड बाय एग्जीक्यूट। मान के चलते हैं किसी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है, कोई चीज एडिशन करना है, राइट? एडिशन के लिए दो वेरिएबल कहां पे है? मेन मेमोरी में। उनको लाना है उसको किधर? माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। एंड उन दो वेरिएबल को फेच करके कहां पे लाया? माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर में उन दो वेरिएबल्स के वैल्यूज को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा एंड माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का स्टोरेज इज डन विद द हेल्प ऑफ registers, right? Okay, so what are these registers? This can be capable of holding the group of bits. बिट्स के ग्रुप को होल्ड करेंगे। 1 बाइट रजिस्टर मींस 8 बिट को होल्ड करेगा, 2 बाइट रजिस्टर 16 बिट को होल्ड करेगा, 4 बाइट रजिस्टर विल होल्ड 32 बिट, 8 बाइट रजिस्टर विल होल्ड 64 बिट। तो माइक्रो प्रोसेसर का अंदर का मेमोरी इज व्हाट? in the form of registers and registers, right? Okay, I hope कि registers क्या चीज है ये पता चला। So microprocessor के अंदर उसका खुद का मेमोरी रहेगा, that is called as register. Now अभी I'll try to explain what the things is. For example, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नंबर एंड इस नंबर वेरिएबल को मुझे मेरे प्रोग्राम में लेट अस से 1000 बार यूज करना है। कितने बार? 1000 बार। 1000 बार I want to access this number variable from my program. So 1000 times microprocessor has to go to main memory, take that variable value and take it inside it. ऐसा कितना बार करना पड़ेगा? 1000 times, right? And speed of memory is always less as compared to speed of microprocessor. एक बार फिर से, speed of memory is less as compared to speed of microprocessor. ये 1000 बार जो लेन देन चल रहा है वेरिएबल का, that is going to take more time. तो उस केस में अगर आपने इस वेरिएबल को बना लिया with the register as a storage class, तो उस केस में you are requesting, one more time I'm saying, you are requesting microprocessor to keep that variable inside its registers, right? तो पहले रीडिंग के बाद ही उसने उस वेरिएबल को किसके अंदर रख दिया? रजिस्टर के अंदर रख दिया। तो बार बार मतलब बाकी के रीडिंग के लिए उसको बार बार किसकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा? मेन मेमोरी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। दैट कॉन्सेप्ट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड एज व्हाट? रजिस्टर्स। So you are requesting microprocessor, if possible, keep this register, keep this variable inside the register of you, so that you don't have to go to the main memory again and again and take the value of that variable inside you. तो आपको अगर पॉसिबल है तो रजिस्टर के अंदर रख लो, क्योंकि आगे भी बहुत बार इस वेरिएबल को आपको यूज करना है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? पर दिस रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट एन ऑर्डर। क्या मीनिंग है? हम लोग माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑर्डर। तो अगर माइक्रोप्रोसेसर इसको रजिस्टर के अंदर नहीं रख पा रहा है तो डेफिनेटली अपना वेरिएबल तो किसके अंदर रहने वाला है? मेन मेमोरी के अंदर। सो रजिस्टर स्टोरेज क्लास में if I declare it as a register, the variable may stored inside what? Register, or if not, it will get stored in what? Main memory. अगर वो रजिस्टर के अंदर नहीं है तो वो किसके अंदर रहेगा? मेन मेमोरी के अंदर तो रहने ही वाला है। बाकी के सारे प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ ऑटो, मींस अगर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इट होल्ड्स व्हाट वैल्यू? गार्बेज वैल्यूज, एंड द स्कोप एंड लाइफ इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन व्हिच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू माइक्रोप्रोसेसर दैट इफ पॉसिबल, ये आपको बहुत बार लगने वाला है तो इसको अपने अंदर रजिस्टर में स्टोर कर लो, and by that way we can reduce the time of execution of our code. बहुत interesting storage class, right? Okay, so this is the second storage class, that is register. One more entity, let's go with next storage class, and that next storage class is external storage class. External storage class, right? The name itself suggests external, something which is external to the program. हाँ, उसको इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास से। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दिस इज। अभी तक हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में शुरुआती की है, बट आगे जब जाएंगे आप तो मल्टी फाइल प्रोग्राम्स बना पाओगे। मतलब एक सॉफ्टवेयर जो एक फाइल से नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें मल्टीपल फाइल्स है। फॉर एग्जांपल, सपोज आई हैव वन प्रोग्राम एंड दैट इज a.c, आई हैव अनदर प्रोग्राम दैट इज b.c, राइट? एंड इस b.c में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, लेट अस से आई डिक्लेयर इट एज इंटीजर x, एंड इस इंटीजर x को मुझे किसके अंदर यूज करना है? a.c के अंदर यूज करना है। तो अभी तक तो हम लोगों ने एक ही प्रोग्राम लिखा, उसके ब्लॉक के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं उनको यूज करते गए, बट अगर हमको ऐसा वेरिएबल यूज करना है जो किसी और जगह पे डिक्लेयर्ड है, तो आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा जब मैं इस x को यहाँ पे यूज करूंगा, दैट x इज एक्सटर्नल टू दिस पर्टिकुलर फाइल। वो इसका नहीं है, वो एक्सटर्नल है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो किसी और फाइल में, लेट अस से दैट b.c में। तो इसके लिए और भी रिक्वायरमेंट है टू कीप सर्टेन वेरिएबल इज एक्सटर्नल, बट द थिंग इज लाइक, आई होप कि आपको ये पता चल रहा है व्हाट एक्सटर्नल मींस। एक्सटर्नल मींस ऐसा वेरिएबल जो दूसरे फाइल में भी यूज हो सकता है, और यू कैन कीप इट आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। उस केस में सच काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर आल्सो नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। यू मे फील दैट एट दिस मोमेंट इट इज डिफिकल्ट दैट ग्लोबल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, पर जैसे हम लोग आगे जाएंगे फंक्शन टॉपिक की तरफ तो ये चीजें और भी क्लियर होंगी। फंक्शन नाम का जो टॉपिक है, यूनिट है, यूनिट नंबर
4 या 5 में हम लोग इसके बारे में वापस बात करने वाले हैं, ग्लोबल एंटिटीज एंड एक्सटर्नल एंटिटीज, राइट? ओके, सो एक्सटर्नल मींस समथिंग व्हिच इज एक्सटर्नल टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो अभी इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी रहेगा हमेशा व्हाट, मेन मेमोरी के अंदर। सो दिस गोज ऑन गेटिंग स्टोर्ड इन व्हाट, मेन मेमोरी, एज वेल एज ये प्रॉपर्टी उसका अलग है। अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इट विल गेट इनिशियलाइज टू इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटीजर नंबर लिखा, इंटीजर x लिखा, उसको इनिशियलाइज नहीं किया, इट वोंट होल्ड द गार्बेज वैल्यूज, इट होल्ड्स द वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज को होल्ड करेगा। कौन से वैल्यूज को? डिफॉल्ट वैल्यूज को होल्ड करेगा। एंड जस्ट लेट मी नो अबाउट द स्कोप, कहां पे वो यूज हो सकता है। डू यू एग्री दैट इट इज नॉट नाउ लिमिटेड टू द ब्लॉक, ये ब्लॉक के बाहर दूसरे फाइल में, दूसरे प्रोग्राम में भी यूज हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। आई होप कि ये क्लियर है, राइट? And last storage class, that is static storage class, right? इस static storage class के बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे thoroughly in the function as a topic। और यहाँ पे मैं इसके बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला हूँ। I'm not going into the much detailings about this because this time will be too early to discuss what static without knowing any fundamentals of functions cover के, right? तो यहाँ पे ये वेरिएबल भी किसके अंदर रहेगा? मेन मेमोरी के अंदर, नो डाउट, मेन मेमोरी के अंदर। अगर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो इट वोंट होल्ड गार्बेज वैल्यू, बट इसके अंदर कौन से वैल्यूज रहेंगे? डिफॉल्ट वैल्यूज, दैट्स इट, डिफॉल्ट वैल्यूज। एंड व्हाट इज अबाउट इट्स स्कोप, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द लाइफ स्पैन, इसके बारे में बहुत सिग्निफिकेंटली बातें करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन एज अ टॉपिक, राइट? तो कितने स्टोरेज क्लास है अपने पास? 4 स्टोरेज। ऑटो, अगर कुछ लिखते नहीं तो बाय डिफॉल्ट ऑटो। रजिस्टर, यू आर रिक्वेस्टिंग माइक्रोप्रोसेसर टू कीप द वेरिएबल इनसाइड द रजिस्टर। थर्ड इज एक्सटर्नल वेरिएबल एंड फोर्थ वन इज स्टैटिक। ये 4 कीवर्ड आते हैं स्टोरेज क्लास के अंदर। So let me summarize all the storage class with the table। अगर आप उस टेबल के कंटेंट को समझ पाओ तो you can very well attempt the question against storage class। So please observe। So this table is going to summarize the entire aspects of storage class, right? Storage class अगर ऑटो है तो कहां पे रहता है वेरिएबल? मेमोरी में। उसका वैल्यू अनप्रेडिक्टेबल है अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया तो, दैट इज गार्बेज वैल्यू। स्कोप इज विद इन द फंक्शन और द ब्लॉक, एंड लाइफ टाइम भी विद इन द ब्लॉक और विद इन द फंक्शंस ओनली, राइट? ओके, फिर रजिस्टर, आपका ये रिक्वेस्ट है कि इसको रख लो किसके अंदर? सीपीयू रजिस्टर के अंदर। अगर माइक्रोप्रोसेसर रख नहीं पाया उसको रजिस्टर में तो ये रहेगा किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। वैल्यूज आर गार्बेज इफ नॉट इनिशियलाइज। ये सेम है, ये सेम। प्लीज सी ऑल दिस 3 आर सेम। ये ऑटो जैसा ही बिहेव करता है, सिर्फ रहेगा पॉसिबली किसमें? रजिस्टर में, माइक्रोप्रोसेसर, राइट? नेक्स्ट टू दैट एक्सटर्नल, एक्सटर्न भी मेन मेमोरी में रहेगा। बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 रहेगा। एंड एंटायर फाइल एंड अदर फाइल्स वेयर द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज एक्सटर्न, जहां पे उसको एक्सटर्न करके डिक्लेयर किया वहां पे वो वेरिएबल यूज हो सकता है। एंड उसका लाइफ टाइम देखो, जब तक आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तब तक वो वेरिएबल अलाइव है, यूज होता रहेगा। इसके जैसे नहीं कि ब्लॉक के बाहर आ गए वेरिएबल इज डेड, तो ये तब तक रहेगा जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब तक आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक रहेगा किसके अंदर? मेमोरी के अंदर। वैल्यूज रहेगा 0 विद इन द फंक्शन और ब्लॉक। ब्लॉक के बाहर दिखेगा नहीं, यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक्सटर्नल को भी दिखेगा, ब्लॉक के बाहर यूज नहीं होगा, पर जब तक प्रोग्राम रन होता रहेगा तब तक स्टैटिक अलाइव रहेगा, राइट? इसका मीनिंग बहुत क्लियर होगा जब हम लोग फंक्शंस का बात करेंगे, एंड तब जाके स्टैटिक का एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी पता चलेगा। स्टैटिक वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यूज ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट फंक्शन कॉल्स। आप मेरी स्टेटमेंट को लिख के ले सकते हो इस टेबल के नीचे, बिकॉज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स फॉर स्टैटिक स्टोरेज क्लास यू नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट, स्टैटिक वेरिएबल retain its values during subsequent function calls। इसको लिख लो इस टेबल के नीचे, क्योंकि ये स्टेटमेंट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी इसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमको फंक्शन क्या है पता नहीं है। कि आई होप कि यू अंडरस्टूड ऑल दिस 4 स्टोरेज क्लासेस व्हिच गोज विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट कॉन्स्ट कीवर्ड, और एक कीवर्ड जो वेरिएबल के साथ यूज होने वाला है। बहुत सिंपल है, शॉर्ट डिस्कशन है इसका। कॉन्स्ट कीवर्ड, कॉन्स्ट इज एब्रिविएशन ऑफ कांस्टेंट। अगर इस कीवर्ड को आपने वेरिएबल के साथ यूज कर लिया तो उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, हमने रखा इंटीजर नंबर एंड इस नंबर को असाइन कर लिया हमने 10। लेटर ऑन वी कैन ऑलवेज से दैट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 12। नंबर वेरिएबल है किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। इसके अंदर वैल्यू क्या कर लिया? 10 को स्टोर कर लिया, बाद में नंबर में मैंने 12 को डाल दिया। एज इट्स अ वेरिएबल इट कैन चेंज व्हाट, इट्स डेटा। डेटा कैन वेरी, सो वी कॉल इट एज वेरिएबल। बट अगर आपने इस नंबर को कर दिया व्हाट, कांस्ट, तो आपको कंपाइलर ये नहीं करने देगा। मींस आपने कंपाइलर को बता दिया नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर जो कि कांस्टेंट है, तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, राइट? तो जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो इट विल जनरेट कंपाइलेशन एरर। अभी ये तो थ्योरेटिकली देख लिया, लेट अस प्रूव इट विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि सही में ये कंपाइलर हमको रोक रहा है कि नहीं बाय मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल व्हिच इज डिक्लेयर्ड एज व्हाट, कांस्टेंट। तो देखते हैं। ओके, लेट अस सी नाउ हाउ दिस वर्क्स। आई गो विद form.c, राइट? ओके, एंड इसको सेव एज करेंगे cdemo7.c।
राइट ओके एंड यहाँ पे CLR SCR से पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 8 राइट ओके एंड यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए सिंपल रखेंगे कोड को एंड यहाँ पे उसका वैल्यू प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ एंड आई से दैट नंबर वैल्यू इज एंड रखते हैं परसेंट डी राइट ओके एंड परसेंट डी विल बी रिप्लेस बाय नंबर एंड उसके बाद हम लोग करते हैं नंबर इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ एंड करेंगे नंबर वैल्यू इज परसेंट डी एंड यहाँ पे और एक बार नंबर को डिस्प्ले करते हैं सो व्हाट इट सेज इनिशियली नंबर का वैल्यू 8 है उसको प्रिंट किया उसको चेंज किया बिकॉज इट्स अ वेरिएबल सो वी कैन चेंज द वैल्यू सो लेट्स सी बाय कंपाइलिंग कंपाइलर इज हैप्पी विद द कोड रन भी करके चेक करते हैं सो पहले उसका वैल्यू 8 था उसके बाद उसका वैल्यू 10 बन गया नाउ इफ एज अ प्रोग्रामर आप इसका वैल्यू ऐसे रखते हो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इफ यू गो विद const एज अ कीवर्ड const कीवर्ड के साथ आपने उसको डिक्लेयर कर लिया राइट लेट अस सी व्हाट चेंजेस are there into the compilation process so मैं compilation करने की कोशिश कर रहा हूं compiler says that there is one error को ऑब्जर्व करता है and it says cannot modify a const object आप const object को modify नहीं कर सकते because you are declaring to compiler that number is a variable of type integer and its value is constant it cannot be modified इतना easy and interesting topic है right so I hope you understood the const keyword in a very well manner now let's study one more keyword that can be used along with the variable very interesting one and that is volatile keyword as a programmer in C and C++ we can go on using for example if I am declaring certain variable उस variable को हम लोग declare कर सकते हैं as volatile and in that case if you are attaching this keyword along with this variable declaration then this variable is working as a volatile variable so ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये volatile right volatile word का meaning something which is temporary in nature which is not persistent ये कांस्टेंट नहीं है ये टेम्पररी नेचर है तो इसके थ्रू आप कंपाइलर को बताते हो कि नंबर नाम के वेरिएबल को यू प्लीज ट्रीट इट एज वोलेटाइल बिकॉज इसका वैल्यू इज नॉट परसिस्टेंट इसका वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है राइट इसका वैल्यू कभी भी चेंज हो सकता है मतलब बाय सम एक्सटर्नल मींस बाय सम हार्डवेयर रूटीन्स बाय सम इंटर सर्विस रूटीन्स ऐसे सो इसका वैल्यू इज नॉट कंसिस्टेंट नॉट परसिस्टेंट इसका वैल्यू यू ट्रीट इट एज वोलेटाइल तो ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं दिस इज माय मेन मेमोरी एंड यहां पे डिक्लेयर किया इंटीजर नंबर and this variable is marked as volatile right and yahan pe microprocessor is there which is going to work on this particular program with the help of what fetch decode and execute so kya ho raha hai kaise number ke sath microprocessor deal kar raha hai it takes that number inside it right and sometimes it happens that agar number ka use आगे भी कुछ लाइंस में है कंसेक्यूटिव लाइंस में तो sometimes it happens that microprocessor takes this number keeps it in register and these are temporary registers and we can call this as catching of this value also you must be knowing the cache memory right तो ये इस नंबर का वैल्यू इधर होल्ड करके रखता है उसी को यूज करता जाता है but when you declare it as volatile you are instructing the compiler that organizing the code in such a way that every time जब भी नंबर का वैल्यू चाहिए microprocessor has to go from microprocessor to main memory take its value तभी उसको consistent वैल्यू मिलेगा क्योंकि this variable is volatile its value is not consistent इसका वैल्यू बाय एक्सटर्नल मींस बाय एक्सटर्नल प्रोग्राम और बाय एक्सटर्नल इंटर सर्विस रूटीन कहीं से भी क्या हो सकता है चेंज हो सकता है राइट सो इन दैट केस एवरी टाइम जब भी नंबर की जरूरत हो कैलकुलेशन के लिए तो माइक्रोप्रोसेसर मस्ट टेक इट फ्रॉम मेन मेमोरी राइट सो इट अवॉइड्स द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द वेरिएबल मींस व्हाट ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या अगर नंबर 3-4 बार चाहिए तो एक ही बार वो उसको फेच करेगा उसके टेम्पररी रजिस्टर में यूज करेगा रखेगा एंड बार बार उसी को यूज करेगा दिस इज कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कम समय में वो काम हो जाएगा बट व्हेन यू डिक्लेयर वेरिएबल एज वोलेटाइल द कंपाइलर विल नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल टू गेट ऑप्टिमाइज्ड हम लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हर बार अगर नंबर का वैल्यू चाहिए तो इट हैज टू गो टू मेन मेमोरी टेक द फ्रेश वैल्यू एंड यूज इट बिकॉज इट्स अ वोलेटाइल इन नेचर बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जनरली व्हेन यू आर वर्किंग विद द प्रोग्राम्स व्हिच आर or which can be affected by external means like inter service routine और अगर आप मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उस केस में concurrent threads may affect the value of this so उसका consistent value कहां पे मिलेगा तो मिलेगा what main memory इसीलिए हर बार आपको उसका वैल्यू कहां से लेना है you have to pick up it from what main memory because its nature is volatile वो कभी भी चेंज हो सकता है right बहुत इंटरेस्टिंग चीज है and that is what the volatile keyword is so इस केस में when we go on using this volatile keyword we are instructing compiler that do not optimize this particular variable or because it may get changed because of concurrent executions outside means because of inter service routines like that so ये हुआ with respect to what volatile अभी इसके साथ let us try to understand कि data declaration में हम लोगों ने कितने keywords को touch किया I hope you must be remembering that primitive data type का चार्ट primary data type का चार्ट तो वहां से हम लोगों को data type मिले पहला था character next was short next to that it's int next is long next क्या था so next was float and then double and long double is already covered over here then we discussed that
numbers can be treated as signed as well as unsigned. And to check its size, we use one more keyword, that is what? Size of. After that, in this session, we discuss storage classes. Variable के साथ 4 storage classes हैं. First is auto, next one is register, next one is extern, next one is static. And then we discuss one more entity, that is const, followed by volatile. Right. अगर आप इसको काउंट करते हो तो you will get to know 15 out of 32 keywords of the C programming language are specifically dedicated with what? Data declaration. इतना important topic है data declaration. So that's it for this particular topic. I hope you understood each and everything about the data declaration. Thanks for the watching. Happy learning. Thank you very much.